अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जो मौसम में दिन ब दिन चेंजेस आ रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जब मैं आ रही थी मौसम कुछ और था, जब मैं तैयार हो रही थी मौसम कुछ और था, जब मैं स्टूडियो में एंटर हो गई, मैं फिर बाहर देखने गई तो मौसम कुछ और। तो ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मौसम अच्छा है एंड आई होप कि आप सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज है मंडे, एक नए वीक का आगाज हो चुका है। फॉर सो मेनी पीपल मंडे इज अनोइंग, लेकिन जो शुरुआत होती है उसको अगर हम एनर्जेटिक तरीके से चीजों को स्टार्ट करें और शुरू करें तो आई थिंक इट्स मच बेटर। और एक चीज, बहुत सारी बातों के दरमियान एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत अच्छी सी बात, वो ये है कि सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फॉरगेट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को ही भूल जाते हैं तो फिर किसी और चीज का कोई फायदा नहीं है। नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को पहचानें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपनी इज्जत करें। बिकॉज जब आप अपनी इज्जत करेंगे, अपने आप को टॉप पे रखेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो आई थिंक चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इट्स नॉट, इट डजंट मीन दैट यू आर बीइंग सेल्फिश या आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। इसी पैगाम के साथ अपने आज के प्रोग्राम का, इस सेगमेंट का हम आगाज करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो पर्सनालिटीज मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट में, उनकी जानिब चलते हैं और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमर अली, जिनके साथ इसी सेट पर रोही एट 10 में दूसरी बार मुलाकात होने जा रही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। आला, वेरी नाइस। टोटल एनर्जी फुल। ओके, नाइस, ठीक है। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वीकेंड अच्छा गुजरा, एज यूजुअल ट्रेनिंग में। नाइस। एक्चुअली पंजाब गेम्स भी हो रहे हैं तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन और कैंप लगा हुआ है। तो अभी नो डे ऑफ चल रहा है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। मुल्तान की टीम मींस के मुल्तान को रिप्रेजेंट करना है हमने पंजाब में, तो उसी के लिए तमाम एफर्ट्स और ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, यानी आपका टाइम जो है वो अच्छा जा रहा है, प्रोडक्टिव जा रहा है। प्रोडक्टिव ही जा रहा है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है दानिश अली, जो कि बॉक्सर हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल। आपका वीकेंड कैसे गुजरा? बिजी गुजरा? ट्रेनिंग में। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ट्रेनिंग से हटके आपका कोई जो मी टाइम होता है वो क्या होता है, जहां आप कहें दानिश ये मेरा वक्त है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ मेरा टाइम है, तो वो टाइम क्या होता है? वो टाइम पे मेरे एनिमल्स का होता है। नाइस। तो एनिमल्स में क्या क्या शामिल है? सिर्फ डॉग्स रखे हुए हैं। कहते हैं जी जो डॉगी होता है ना, डॉगी जो होता है बड़ा वफादार होता है। नहीं, बड़ा तो नहीं, खैर बहुत ज्यादा वफादार होता क्या है। बात है, मतलब तो कौन कौन सी ब्रीडर्स है इस बारे में बात करते हैं, फिर हम शुरू कर लेते हैं। मेरे पास इस वक्त अमेरिकन बुली, डॉबरमैन, रॉटवाइलर और पिटबुल वगैरह है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपने ऐड कर दी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने रिलीजियस सेगमेंट की जानिब। आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है? हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है? इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब नेकी करके तुझे खुशी होने लगे और गुनाह करके तुझे गम होने लगे, फ़अंत मुमिनुन, तू समझ ली कि तू पक्का मोमिन है। इज़ा सर्रतका हसनतुका वसाअतका सय्यअतुका फ़अंत मुमिनुन। जब नेकी करके खुशी हो, गुनाह करके गमी हो, समझ लेना कि हम पक्के मोमिन हैं। अल्लाह ये कैफियत हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन जी। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी नई चीजें, नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। अमर अली हमारे साथ मौजूद हैं और दानिश अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस सेगमेंट का हिस्सा बनेंगे और बहुत सारी चीजें हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं वो हम जानते हैं इनकी जानिब बढ़ते हुए। तो आप बता रहे थे कि ये वीकेंड आपका बिजी गुजरा एंड यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग। हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि पंजाब गेम्स अनाउंस हो चुके हैं
जो 24 से 27 तक लाहौर में होंगे। Okay. तो पूरे पंजाब के जितने डिवीजन्स हैं, तमाम ठीक है। डिवीजन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुल्तान से हमारी टीम सिलेक्ट हुई है जिजित्सु में। तो अभी जो मोस्टली टाइम है वो उसी की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन और इस सब में गुजर रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या चीजें आपसे जानने वाले हैं? अच्छा, आज क्या आज- चीज डिस्कस कर रहे हैं हम? लास्ट हमारी डिस्कशन थोड़ी सी रह गई जी। थी। एक तो हम बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस पे और स्ट्रीट इफेक्टिव सेल्फ या। डिफेंस पे, प्लस कुछ मिथ्स के हवाले से हम बात कर रहे थे जो चल रही हैं। एक जिस चीज को मैं आज टच भी करना चाह रहा था वो ये कि पिछले दिनों कुछ खबरें इस तरह से चल रही हैं कि लोग मीन्स के सोशल मीडिया पे भी लोगों को फिटनेस से थोड़ा सा बदगुमान करने में लगे हैं। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, पड़ोसी मुल्क के कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी डेथ भी हुई है, और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है, वर्कआउट कभी भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है जैसे आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अपनी तमाम जो केस हिस्ट्री है उसको तफसील से डिस्कस करना पड़ता है। हाँ। सेम जैसे जब आप अपने पर्सनल ट्रेनर के पास जाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि आपकी क्या कंडीशन चल रही है। हाँ। अगर आप कोई भी एक चीज उससे मीन्स के उसको नहीं बताते और उसने जो आपके लिए जो वर्कआउट प्लान डिजाइन करना है, जो हाँ। उसने आपके लिए डाइट प्लान डिजाइन करना है, वो उसने आप उस मालूमात की बेस पे बनाना है जो आपने उसको प्रोवाइड की है। अगर आप उसको नहीं बताते प्रॉपर चीजें, वो तो अपना बेस्ट देगा, बट वो एक सेगमेंट जो स्किप रह गया है, जो आप नहीं बता पाए, वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो आप जब अपने ट्रेनर के साथ कंसल्ट करते हैं तो आपको अपना मीन्स के आप किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, हाँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी आपको वो उसको बताना है, तो और Obviously, उसी के आपको अकॉर्डिंगली उसको आपको वो brief करना है आपने। बिल्कुल, And that's आपको important. ब्रीफ भी करना पड़ेगा, और क्योंकि आप खुद को बेहतर करना हाँ। चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे कुछ छुपा जाएं और फिर ऑब्वियसली आप कुछ डॉक्टर से भी कुछ छुपाएंगे, वो कुछ आपको प्रिस्क्राइब कर दे वैसे, तो वो रिएक्ट कर सकती हाँ। है। सेम फिटनेस के साथ भी यही होता है। फिर एक और चीज जो मिथ है, लोग बॉडी ग्रो करने के लिए स्टीरॉइड्स और एनाबॉलिक्स की तरफ ज्यादा हाँ। मूव करते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं। वो अनप्रोफेशनल या अनट्रेन्ड जो ट्रेनर्स हैं, मोस्टली इन लोगों के हाथों में जो लोग जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो उन्हें डिफरेंट मेडिकेशन पे, और वो मेडिकेशन जो हम लोग जो भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो नहीं कभी भी रिकमेंड करेंगे। बट जो अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं और सो कॉल्ड ट्रेनर जिनको मैं बोलूंगा, तो वो कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, हाँ। आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे, अच्छा आपका मसल जल्दी भी बड़ा हो जाएगा। तो अब आप सॉर्ट ऑफ अनप्लैंड चीजें कर रहे हैं, मींस कि आपको खुद नहीं पता कि उसका रिएक्टिव बिहेवियर किस तरह से होगा। हाँ। तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही होगा। बिल्कुल, मतलब जो आपको खुद ही नहीं मालूम कि बेसिक्स क्या है। बिल्कुल, और आप फिर ऐसे बंदे से पूछें जिसको खुद भी नहीं जिसको पता, खुद उसने नहीं ज्यादा पता। ज्यादा किसी को देखा होगा हाँ। करते हुए, उसने खुद यूज नहीं की होगी। और एक सीधी सी चीज है, अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, वो आपको कोई सप्लीमेंटेशन रिकमेंड हाँ। करता है, तो आप पहला सवाल ये करें कि आपने इसे यूज किया, कैसा रिएक्शन, हाँ। या फिर कंफर्म करें कि वाकई वो ये यूज करता रहा है या नहीं। मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि उन्होंने खुद कुछ नहीं ट्राई किया होता, बट क्योंकि उन्हें अच्छा कमीशन या अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो फिर क्लाइंट के बॉडीज के साथ खेलते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले खुद बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर हम आगे जाएं। जब तक हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकते हैं। दानिश अली, आप जरा बताइएगा मुझे, साउथ पंजाब में आप बॉक्सिंग को कहाँ देख रहे हैं अभी करंटली? इस वक्त तो बॉक्सिंग इन हो रही है। पहले हाँ। तो पिछले कुछ 3-4 साल पहले बिल्कुल वाइंड अप हो चुका था, इसका नामो निशान नहीं था। हाँ। लेकिन अब इस पिछले साल और इस साल, पिछले साल तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद रह गया, लेकिन इस साल थोड़ा थोड़ा ना नजर आ रहा है कि बॉक्सिंग को प्रमोशन की तरफ लेकर हाँ। जाया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। हाँ। ये गवर्नमेंट अगर इसके लिए कुछ करे तो ही हम लोग आगे आ सकते हैं, वरना प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे चल रहे हैं, छोटे छोटे क्लब्स चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे उसमें आगे नहीं आ सकते कि उनको मौका नहीं मिलता। हाँ। मौका मिलेगा जब हमारे नेशनल स्टार्ट होंगे, नेशनल मैचेस स्टार्ट होंगे, उसके बाद ही आगे आना शुरू होंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं हम फिटनेस पे। फिटनेस में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती है? दानिश जरा बताइएगा, फिटनेस का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं इनिशियल लेवल पर? आप क्या समझते हैं, अर्ली एज में और कितना अर्ली? फिटनेस का सबसे पहला जो है, आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी गेम करें उसमें 30% जो है वो सिर्फ हमारी गेम होती है और 70% हमारी डाइट होती है। डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस है। जितनी डाइट, और इसको अगर आपने, हर बंदे का अपना एक माइंड सेट होता है, आप प्री मैच्योर में ही अपने आप को डाइट
अच्छी स्टार्ट कर लें और जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे आपके, हाँ। एक तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे और दूसरा आपकी सेहत अच्छी रह जाएगी उसमें। ठीक है अमर, इफ यू डू नॉट गो फॉर वर्कआउट, मतलब इफ इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट वर्कआउट बॉडी मास के हिसाब से या आपकी बॉडी के हिसाब से, डाइट के ऊपर अगर हम फोकस रखते हैं तो हेल्दी डाइट आपकी नजर में क्या है जो एक आम इंसान अपनी डाइट में चीजें शामिल कर सकते हैं, वो चीजें कौन सी हैं? इवन इफ यू जस्ट फोकस ऑन योर डाइट, हाँ। तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में वर्कआउट को शामिल करना ही है। ठीक आपको है। एक प्रॉब्लम बताता हूँ, Okay. मोस्टली जो ओबीज लोग हैं या ओवरवेट है, 100+ की बात कर रहा हूँ, जब वो डाइट के साथ वेट कट की तरफ आते हैं हाँ। तो वेट कट तो हो जाता है और जो मेजर प्रॉब्लम रह जाता है वो है स्किन लॉस का। ठीक है। अब उनका स्किन लॉस हो गया और मोस्टली एरिया कौन सा, बेली और ये। अब आप खुले कपड़े पहन, मीन्स कि आपके लिए प्रॉब्लम फिर वही रह हाँ, जाता है। हाँ। जब आप मोटे हैं तभी आपको खुले कपड़े पहने, और अब आपने स्किन लूज कर लिया हाँ। तो भी आप कुछ फिट नहीं पहन सकते, आपको खुले ही पहने क्योंकि वो बुरा लगता है। और स्किन लूज एक बार हो जाए तो फिर उसका कोई और हल नहीं है, आपको मीन्स की सर्जरी और सर्जरी की तरफ फिर जाना फैट पड़ता है। रिमूवल की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। तो जो बेहतर वे है वो ये कि आप माइनर सा वर्कआउट उसके साथ कंटिन्यू करें। डाइट और मोस्टली डाइट क्या होगी, जो सबसे इजी वे जो मार्केट में चल रहा है वो ये कि कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, कैलोरीज कम कर दी और वेट हाँ। कम हो गया, बट कैलोरी कम करने से आपकी एनर्जी भी डाउन होती है। तो जब आप किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो आपका जो डेली जो आपकी रूटीन है, हाँ। आपका जो स्केड्यूल है उसको भी सामने रखेंगे, उसके हिसाब से आपका जो एनर्जी फैक्टर है, जितना आपको चाहिए, जो आपने एक्सर्ट भी करना है और जो आपको मीन्स की हेल्दी लिविंग के लिए भी चाहिए, उसको भी सामने रख के डाइट प्लान आपको सजेस्ट करेंगे, प्लस आपका जो वेट रिडक्शन है उसकी तरफ भी लेके जाएंगे। ठीक। तो क्या होगा, आप वेट कट कर रहे हैं बट लाइफ को एंजॉय करते हुए, हेल्दी रहते हुए। दूसरा तरीका ये है कि आप सडन कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं। अब क्या, आपने वजन तो कम कर लिया, आपने हाँ। खाना पीना ही छोड़ दिया, या आप वो चीजें खा रहे हैं जिनसे मीन्स के बहुत ज्यादा कैलोरीज उसमें नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं इन्वॉल्व उसमें। अब आपका वजन गिर जाएगा बट कमजोरी, हाँ। आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा देर कोई कंटिन्यूअसली में कोई काम नहीं कर पाएंगे और प्लस जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसके लिए मतलब आपको अगर इसका एक तरीका भी बता देता हूं कि एक बार अगर स्किन लूज हो गया, हाँ। उसके बाद उसको नेचुरली सही करने के लिए आपको दोबारा अपना वेट बढ़ाना है, फिर से वर्कआउट करना है और फिर उसको ग्रेजुअल नीचे लेके Gradual आना है। नीचे लेके ये एक तरीका है जिससे आप इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज सर्जरी के अलावा फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहता। हाँ। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन चीज जो कि हम देखते हैं, वी कीप स्ट्रेसिंग के जी हमने डाइट का ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन बोथ, डाइट का ख्याल रखना है और हमने वर्कआउट भी करना है और पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन जब एक दफा भूख लग गई फिर सब कुछ खा लिया, एंड देन वो सारा जो प्रोसेस जो आप इंतजार कर रहे थे, जो आपने अपने आप को रोक के रखा, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो इसका क्या हल मेजोरिटी है? लोगों में ना डाइट का कंसेप्ट ठीक नहीं है। हाँ। हम लोग डाइट को मेजोरिटी लोग हाँ। इसको काउंसिल करते हैं कि खाना पीना छोड़ देना। Exactly. जबकि डाइट का बेसिक मकसद है कि अच्छा खाना, अच्छा खाना और प्रॉपर बैलेंस खाना, डाइट। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट। हाँ। इसको अब बैलेंस डाइट कहते हैं, जबकि ये सिर्फ डाइट है। डाइट है। बैलेंस डाइट इसलिए कहते हैं कि आपके जहन में जो कंसेप्ट है वो हाँ। डाइट मीन्स कि खाना पीना छोड़ दें हम लोग स्लिम हो जाएंगे। सही। ये नहीं, डाइट मीन्स कि आप अच्छा खाना खाएं, हाँ। प्रॉपर टाइम पर खाएं। कुछ लोग ऐसे, जैसे भी आपने कहा कि पूरा दिन भूखा रहे, फिर जिस वक्त मिला फिर जो कुछ मिला वो भी वो खा आधी लिया। रात को जो नजर आए फिर खा लिया, हाँ, बिकॉज तो वो कंट्रोल उससे- खत्म हो जाता है। उससे वो बनने के बजाय बाकी का भी खराब हो जाता है। मीन्स आपके स्टमक इश्यूज शुरू हो जाएंगे, स्टमक के बाद जाहिर बात स्टमक इश्यूज शुरू हो गए। अक्सर लोगों में ऐसे होता है कि चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। वो सिर्फ इसी वजह से। वैसे एक बुरी आदत मुझ में भी है, मुझे रात को बहुत भूख लगती है तो how और do you 2-3 control बजे yourself? का आप फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं वर्कआउट करके कवर कर सकता हूँ, तो जितना हमने एक्स्ट्रा खाना होता है वो जाके हम बर्न कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फिर आप बैलेंस के साथ चल रहे हाँ, हैं। फिर बैलेंस डाइट के साथ एक बैलेंस लाइफस्टाइल भी इन हो जाता है कि हाँ। ठीक है, आपने जितना इनटेक किया है, हाँ। मोस्टली जो बेस्ट burn है भी वो ये करना है। कि आप अपने मीन्स के कैलोरी काउंट किसी न किसी अंदाज में रखें और फिर जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसका भी आप हाँ। एनर्जी काउंट माइंड में रखें, तो आपको पता चल जाएगा इतना आपने इनटेक किया था, इतना आपने मीन्स के एक्सर्ट कर ली है एनर्जी, तो अब ये कुछ जिसमें चल रहा होगा, तो आपके लिए काफी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, हम अर्ली एज की बात कर रहे थे, तो आप दोनों में से कोई भी अगर इस चीज पर कमेंट करना चाहे कि स्कूल लेवल पर व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह की एक्टिविटीज इन कर देनी चाहिए अब, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में अगर आप सबसे पहले एक तो ये कि छोटे बच्चों को एक इन्वायरमेंट देना चाहिए, छोटे हाँ। बच्चों को आप सिखा नहीं सकते। स्कूल एक चीज गलत कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी थोड़े से हार्श अल्फाज यूज कर रहा हूं कि जब आप किसी जाहिल को जाके बताते हैं कि आप जाहिल हो तो वो कभी नहीं मानता। तो ये चीज स्कूल्स के साथ भी इस वक्त चल रही है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह भी कहें, वो छोटे बच्चों को अभी से मीन्स के नर्सरी प्री नर्सरी के हाँ। बच्चों को वर्कआउट और इन एक्टिविटीज पे लगा रहे हैं, जबकि ये उनकी एक्टिविटीज नहीं है। एग्जैक्टली। इनिशियल आपको 4 साल से नीचे तक या 5 साल के बच्चे को आपको सिर्फ एक इन्वायरमेंट देना है, आपको माहौल दिखाना है। मीन्स के पेरेंट्स अगर जिम जा रहे हैं, एक तो पेरेंट्स के लिए फिर लाजिम है, अगर वो आप एक
हेल्दी जनरेशन चाहते हैं आगे, और चाहते हैं कि आपके जो बच्चे आगे जाके हेल्दी सेहतमंद भी हैं और कुछ कर भी लें मुल्क कौम के लिए, तो आपको उन्हें एक लाइफस्टाइल दिखाना है, एक एनवायरमेंट दिखाना है, और वो सबसे पहले आपको खुद अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स खुद जिम जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं, बच्चे सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके उनको कॉपी करेंगे। बच्चों को अगर आप कहें कि नहीं ये पुशअप है और ये स्क्वाट है या ये प्ले एरिया जाके खेलो, वो कभी भी आपके कहने पे नहीं करते, बच्चे आपको कॉपी करते हैं। तो उन्हें हमेशा कॉपी करने के लिए कुछ अच्छा आपको प्रोवाइड करना है। सेम चीज स्कूलों के साथ है कि आप मोस्ट ज्यादा टाइम जो बच्चे गुजारते हैं स्कूलों में गुजारते हैं, पेरेंट्स के साथ कितनी देर गुजारेंगे, 8-10 घंटे सो के या 4-6 घंटे जाके, बाकी जो मेजर उनका दिन का टाइम है, जो एक्टिव टाइम है, वो स्कूल्स में गुजार रहे हैं टीचर्स के सामने। एग्जैक्टली। अब टीचर्स उनके सामने वो हों जो मीन्स के जिनको वो कॉपी कर सकें, और उनके पास कुछ ऐसा हो जो आगे बच्चों के लिए मीन्स की कॉपी के काबिल हो। मतलब वो टीचर भी क्वालिफाइड होने चाहिए इसके लिए। क्वालिफाइड, और मीन्स के बच्चे अगर आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा ही कॉपी करने के लिए उन्हें दें। एक चीज। दूसरी चीज ये, बच्चों को जो आप स्टार्ट करेंगे वो बेस्ट ये है कि आप 5 साल के बाद उन्हें स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें, उनके लिम्स को, उनकी बॉडीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल उन्हें लेग स्प्लिट करवा लिया या बिल्कुल हाथ मोड़ लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि एजिलिटी उनमें ज्यादा होनी चाहिए, वो थोड़े से क्विक हो, रिस्पॉन्सिव हो, बॉडी उनका रिस्पॉन्सिव हो, मसल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ये वो चीजें जिन पे आपको स्टार्ट में वर्क करना है। आपको किसी मार्शल आर्ट में नहीं घुसाना, ना बॉक्सिंग करवानी है, ना कराटे करवाने हैं। बेस्ट ये अवॉइड रखें। जो आजकल मेजॉरिटी ट्रेनर्स हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि अच्छा टीचर, अच्छा कोच कौन है। तो बेस्ट ये है कि आपको अवॉइड कर लें तो बच्चे के लिए बेहतर होगा। और 10 साल के बाद आपको फिर उसको किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जहां पे मीन्स के उसको कमांड्स सुनने और उन पे अमल करने की आदत हो। उससे पहले का जो टाइम है वो टाइम है जो आप उसको खेलने के लिए देंगे। आप जिम जा रहे हैं उसको साथ लेके जाएं, आप ऑफिस जा रहे हैं बच्चे को साथ लेके जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस बिल्कुल नो गो एरिया हो गया बच्चों के लिए। बच्चे आपको वहां पे काम करता देखेंगे, वो उस चीज को भी अडॉप्ट करेंगे। एग्जैक्टली। और ये वो चीजें अगर मीन्स के कलेक्टिव अप्रोच हमारी इस तरह से हो जाए तो माशा बिल्कुल एक डिफरेंट मीन्स के साइड पे जा सकता है, और वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा जो बच्चों में भी होगा, और ऑब्वियसली फिर आगे जाके जो उनकी जनरेशन और उनकी जनरेशन है उनमें भी फिर यही चीजें आएंगी। ठीक है, मतलब चेंज लाने के लिए थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। अगर हमने चेंज देखना है, आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चे को स्कूल भी भेज रहे हैं, फिर ट्यूशन भेज रहे हैं, उसके बाद आप कोचिंग डिफरेंट अकेडमीज भेज रहे हैं, और एट द एंड बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। रीजन ये उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आपने वो होने ही नहीं दिया। उसकी वजह अगर आप उसे स्कूल में भी नहीं एडमिशन कराते, उसको सिर्फ घर का माहौल देते हैं कि वो आपको देखे और अडॉप्ट करे, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो बच्चे जो 4-5-6 साल की एज में घर में रह जाते हैं, स्कूल स्टार्ट नहीं करते, वो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं उन बच्चों के मुकाबले में जो स्कूल जाते हैं। स्कूल में उन्हें बहुत सारे अपने जैसे मिल रहे होते हैं कॉपी करने के लिए, और वो कंफ्यूज होते हैं, इसको करना, इसको करना, इसको करना, तो एक दूसरे को देख के भी बच्चे बहुत सारी बुरी चीजें सीख जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो या यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, स्पोर्ट्स गाला होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें जो मुख्तलिफ गेम्स होते हैं उनमें क्या चीजें मजीद ऐड करने की जरूरत है? फिर से इसको अपने पिछले ही कमेंट को कंटिन्यू करूंगा जी। एक चीज ये जो ईयरली एक्टिविटीज होती हैं, ये सिर्फ वो एक प्रोग्राम होता है जो 2 या 3 घंटे का होता है। मीन्स कि उनकी टोटल प्रिपरेशन, टोटल जो पार्टिसिपेशन उस प्रोग्राम के लिए होती है, उसका पीछे के सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं है। मीन्स कि वो गेम हो ही नहीं रही, बच्चे वो चीज कर ही नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने पेरेंट्स को दिखाना है, स्कूल ने एक चीज सेल करनी है कि अच्छा हमारे पास स्पोर्ट्स है। तो अब उसको सेल करने के लिए उन्होंने 1 या 2 महीने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व किया, एक एक्टिविटी में उन्होंने सारी ट्रेनिंग और वो स्ट्रक्चर एक क्रिएट किया, शो किया, उसके बाद सब कुछ खत्म। तो उसमें बच्चे को कुछ भी ना तो उसने कुछ सीखा, ना उसने कुछ अडॉप्ट किया, और उसका जिस्म वहीं का वहीं रहा। ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये जो ईयरली एक्टिविटीज हैं इनको खत्म करवा दें, इसकी बजाय रेगुलर एक्टिविटीज करें, रेगुलर वो गेम्स खेलते रहे, और मीन्स के रेगुलर करेंगे, कंटिन्यूएंसी होगी तो ही कुछ बेहतर कर नहीं पाएंगे। आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी ना। बिल्कुल, रूटीन का हिस्सा बनाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि साल में एक बार या 2-3 महीने में एक बार उन्हें 3 दिन के लिए या 5 डेज के लिए, व्हिच इज नॉट इनफ आई थिंक। बिल्कुल। तो और उसका रीजन क्या है कि स्कूल सेल करना चाहते हैं, वो मीन्स के बच्चों के एस्पेक्ट से नहीं देख रहे। मीन्स के वो ये नहीं देख रहे कि बच्चों के लिए क्या चीज करना, मतलब वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स किस बेस पे अपने बच्चों को यहाँ पे कराएंगे। तो इट्स ऑल बिजनेस। हाँ, सो दे आर इन्वॉल्विंग देयर सेल्फ, वो उसमें पार्टिसिपेट ही इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव टू विन, कि हम गेम्स इस गेम में से इसलिए हिस्सा लेंगे बिकॉज हमने ये जीतना है। तो वो चीज कहीं भी हेल्दी एक माइंडसेट को नहीं प्रमोट करती कि आपने हेल्दी होना है। देख सकते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स हो रही है, मतलब स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, लास्ट में हो रहा है, उसमें एक टीम पार्टिसिपेट करेगी। कोई भी गेम उसमें एक टीम आएगी, 12 प्लेयर्स, 18 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स, 16, वो जितना भी आप कर लें,
अगर एक स्कूल की स्ट्रेंथ है 1000, हाँ जी। उसमें से 3 टीम्स प्ले कर रही हैं, 12 कर रहे हैं, तो टोटल 36 प्लेयर्स, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली उनकी तो एक्टिविटी नहीं है। उनकी एक्टिविटी अगर नहीं है। वही रेगुलर बेस पर होती रहे तो साल के एंड में करें या मंथ के एंड में जब भी करेंगे तो वो उनकी एक ऐड होगी, सब बच्चे हाँ, उसके लिए तमाम क्वालिफाइड होंगे। engage करना जरूरी है ना? तमाम को इंगेज करना जरूरी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बॉक्सिंग पे। तो बॉक्सिंग का रुझान आप देख रहे हैं कि नौजवानों का रुझान बढ़ रहा है इस तरफ। हाँ, इस तरफ अब जो है लोगों में शऊर आना शुरू हो रहा है हाँ। कि ये भी एक गेम है और इसकी तरफ हाँ। आना चाहिए। पहले लोग इसको समझते थे कि ये सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए यूज होती है और लोग इसका मिस यूज करते भी थे, लेकिन अब जो है थोड़ा शऊर आना शुरू हो गया, मैच्योर होना शुरू हो गया, उन्हें पता है कि ये स्ट्रीट फाइट नहीं है, हम अपने लिए मतलब इसको एज अ गेम ले रहे हैं। हाँ। अब एज अ गेम, या तो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मिड में इसका बिल्कुल क्लैश शुरू हो गया था। ठीक है। अब इन हो रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है ना लोगों का बढ़ तो रहा है। बॉक्सिंग के हवाले से आपने कौन कौन से मिसकंसेप्शन सुने या देखे? हाँ, वही स्ट्रीट फाइट्स के Okay. जितने भी बॉक्सर हैं ये मेंटली तौर पर इनके माइंड में यही होता है कि बाहर जाएंगे, लड़ेंगे और इसीलिए ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और पेरेंट्स क्या समझते हैं? वो भी यही समझते हैं। पहले तो ये था, लेकिन Majority. अब जो है ना मेजॉरिटी, लेकिन अब जो है ना वो इस तरफ आना शुरू हो गए। अब तो छोटे बच्चे भी स्टार्ट कर चुके, पहले था हाँ। कि मैच्योर होते थे उसके बाद इस फील्ड को ज्वाइन करते थे, लेकिन अब बच्चों से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अमर आप मुझे बताइएगा कि करंटली आप क्या कौन से केसेस देख रहे हैं, कॉमन केसेस? कोई आगे पास आ रहे हो तो क्या उनके मसाइल क्या हैं एक्चुअली? मोस्टली जैसे एक Men स्किन लूज के। का स्किन लूज, ये तो मींस के औरतों और हाँ। मर्दों में सेम है, मींस के ठीक है, खवातीन का हाँ। भी ये इशू है, खवातीन का थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। दूसरा एक और इशू जो लाइक ट्रेंड या क्या उसको फिर से बोलूं कि अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ हाँ। जो खवातीन को ज्यादा इशू हो रहा है वो ये कि उनके एंकल्स और नीज के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। Okay. रीजन ये कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं आपको वर्कआउट करने के लिए बॉडी को ठीक थोड़ा है। सा ट्रेन करना है, ठीक आपको बॉडी है। को थोड़ी सी आदत डालनी है, उसके बाद आपको फिर एक रूटीन को अडॉप्ट ठीक करना है, इस पर हम बात करते हैं इन डिटेल कि आप कौन सी चीजें अभी कॉमन आप देख रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, किन चीजों को आप ज्यादा डील कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एयरटेल। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है अमर अली, मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, और उनके साथ दानिश अली जो कि बॉक्सर हैं और फिटनेस ट्रेनर है। फिटनेस का कितना ख्याल रखना है, और बात हो रही थी ब्रेक से पहले इस चीज पे कि अमर अली आजकल कौन कौन से केसेस देख रहे हैं, कॉमन केसेस? मोस्ट कॉमन केसेस ये एक स्किन लूज का, और सेकंड ये कि अनप्लान्ड वर्कआउट रूटीन्स खवातीन स्टार्ट करती हैं किसी भी जिम में। ठीक है। अब मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगा कि कौन सी वर्कआउट रूटीन है ये क्या है, बट प्रॉब्लम उनका क्या होता है, एंकल्स, नीज, हिप जॉइंट, ये बैक इश्यूज, हाँ। बैक इश्यूज मोस्टली। तो मीन्स कि ये प्रॉब्लम वो फेस करना शुरू कर देते हैं, जो वर्कआउट छोड़ने के बाद भी फिर उनके साथ रहती हैं। और उसका रीजन ये है, जब आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाते हैं, वो आपका वर्कआउट रूटीन आपको स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले वो बॉडी को वो जो चेंज, एक हाँ। नया चेंज आप कर रहे हैं, उस चेंज को अडॉप्ट करना सिखाते हैं। मीन्स की इनिशियल आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो आपका वार्म अप और उस रूटीन को जो आपने फ्यूचर में करनी है उसको थोड़ा हैबिचुअल करना है बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए। तो अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स के पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे अच्छा ठीक है आप जिम में गए, ये वाली मशीन है, ये वर्कआउट है, ये वर्कआउट है, आप बस शुरू हो जाएं। और आप पूछेंगे कि क्या, तो उनका मोस्टली ये होगा कि नहीं आपका नया दिन है, अभी आप सिर्फ जाके खेलें, बाद में हम करेंगे। किसी हद तक ये चीज अच्छी भी है, होनो आपको होनी चाहिए, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक बच्चे को छोड़ दें और उसको कहेंगे हैवी वेट उठाना शुरू कर दो। ऑब्वियसली मसल क्रैम्प भी कर सकते हैं, मसल टीयर भी कर जाता है। तो खवातीन का क्या होता है, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और जाते ही जंप्स और लाइक इस तरह की एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा एनर्जी तो एग्जर्ट करती हैं, लेकिन पूरा बॉडी वेट उनके एंकल्स पे आ रहा है, उनके नीज पे आ रहा है, जो अभी ट्रेन नहीं है उस काम के लिए। तो होगा क्या, कुछ महीने वो कर लेंगी, उनका वजन भी कुछ कम हो जाएगा, बट जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट में आएंगी तो पता चलेगा कि अब कमर में भी दर्द शुरू हो गया, अब चला भी नहीं जा रहा, अब सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी जा रही। तो मतलब तब फिर उसके बाद फिर वो ट्रेनर को छोड़ के फिर वो डॉक्टर के बाद भागना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली आप इट कॉस्ट्स मनी, तो आप पैसे लगा रहे हैं, पहले भी आप पैसे लगा रहे हैं कम करने के लिए, उसके बाद आप पैसे लगा रहे हैं वो जो आपने उसके ड्रॉबैक्स या साइड इफेक्ट्स लिए हैं उनको खत्म करने के लिए, तो आपको बदले में क्या मिला? तो बेहतर स्टार्ट में ही आप किसी अच्छे ट्रेनर के पास चले जाएं,
जो आपका टाइम भी बचाएगा और आपके जिनको जो पॉसिबल नुकसान है उनसे भी बचाएगा, लाइफ सेव करेगा। हाँ, अच्छे ट्रेनर के पास जाने के लिए भी तो आपको पहले अवेयरनेस की जरूरत है ना, क्योंकि अभी जिसकी अभी भी शदीद कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और माशरे के बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक एक चीज को अगर आप पिन पॉइंट करें तो आपको हर जगह पे ये लगेगा कि जो माशरती रुझान है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो होना चाहिए वो चीज अलग है। तो अच्छे ट्रेनर्स कॉस्ट करते हैं, बट वो कॉस्ट आपकी कंबाइंड कॉस्ट से कम हो जाती है और आपका टाइम भी बचाते हैं। और सेकेंडली एक और अगर हम माशरती एस्पेक्ट को ही देखें, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का या फिटनेस का इतना ज्यादा रुझान नहीं है। कुछ शहर है जहाँ पे मीन्स के जहाँ पे लोगों का एक्सपोजर बेहतर है, बेहतर एक्सपोजर है, तो वो समझते हैं कि अच्छा ठीक है अपने लाइफ एंजॉय तभी करनी है जब आप फिट हो, तो वो जिम्स वहाँ पे आबाद है। मुल्तान और इस तरह के कुछ और एरियाज है जहाँ पे अभी उतना रुझान नहीं है। यहाँ पे लोगों का ज्यादा सबसे जो बेस्ट टाइम पास है वो खाना है। एग्जैक्टली, फ्री होंगे खा लेंगे, दुखी हैं खा लेंगे, फूडी हैं बट नेगेटिव फूडी है, मतलब क्यों खा रहे हैं वो भी नहीं पता। तो कितना खाना है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। और फिर जो कुछ आ रहा है वो खा लिया, खाने के बाद सोच रहे होते हैं कि क्या खाए, क्यों खाए या नहीं खाना है, बाद में अफसोस करने से बेहतर है पहले देखिए। इसको डाइजेस्ट कैसे करना है ये भी नहीं पता। हाँ, इसको डाइजेस्ट कैसे करना है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ये भी नहीं पता। डाइजेस्ट कितना टाइम आपको देना है, या तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मीन्स की अवेयरनेस की जरूरत है, बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि ये तरीका बेहतर है, ये तरीका बेहतर नहीं है, जो नुकसानदेह हो सकता है तो स्टार्ट में ही अवॉइड कर लें तो बेहतर हो जाएगा। बाद में मीन्स की कोई किसी नुकसान से गुजरने के बाद मीन्स की एक्सपीरियंस करके समझने से बेहतर है कि किसी बड़े की पहले सुन के और मान लीजिए। ठीक है, बातें तो ढेर सारी हो ही रही हैं और बातें चलेंगी भी। अब हम क्या करने जा रहे हैं और आप हमें क्या दिखाएंगे आज? जो अभी हमारे पास डंबल्स हैं और इन डंबल्स की एक स्पेसिफिक चीज बता दूं, ये डंबल्स हैं जो हम लोगों ने खुद डिजाइन किए। इस वक्त पाकिस्तान में आई डोंट थिंक के किसी भी टॉप क्लास जिम में ये डंबल मौजूद होंगे। ये क्योंकि हमने डिजाइन किए हैं खुद और हमने खुद ही बनाए हैं तो हमारे पास ही। और इनका फायदा ये है, नॉर्मली जब आप वो रबर कोटेड या जो स्टील वाले डंबल्स हैं वो जब आप उठाते हैं मोस्टली खवातीन के लिए, तो वो यहाँ पे छाले बना देते हैं हाथ पे और थोड़े से मर्दाना से हाथ फील होते हैं, तो खवातीन के लिए एक ज्यादा इशू रहता है। तो ये वाले डंबल्स यूज करने से एक तो वो प्रॉब्लम खत्म होता है और दूसरा लाइट वेट है, बैलेंस्ड है, ठीक है। और मीन्स के हाथों में इसका जो फील है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये भी होता है कि आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो आपका गियर है, जो आपका वेयर है, वो किस क्वालिटी का है। जितना अच्छी क्वालिटी का आप गियर वेयर इस्तेमाल करेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का आपके पास इक्विपमेंट होगा, तो उतना ही अच्छा आपको वर्कआउट के दौरान भी फील होगा और रिजल्ट भी ऑब्वियसली बेहतर ही होगा। गेम करने में ईज हो जाता है उससे। सेकंड थिंग, ये इसको केटलबेल बोलते हैं। बेसिकली फुल बॉडी रूटीन्स आप इजीली इस पे कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? केटलबेल। ओके। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ये शामिल होती है। ठीक है, तो ये मुझे जरा दिखाइएगा केटलबेल जो है हमारे पास, ये एक्चुअली है क्या और क्या इफेक्टिवनेस है इसकी? अगर आपके पास सिर्फ केटलबेल मौजूद है, आपके पास कुछ और नहीं है, तो आप फुल बॉडी रूटीन इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी इसमें कर लेंगे, आप कार्डियो भी आपका अच्छा हो जाएगा और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो भी आप इसके साथ कर सकते। इसकी मीन्स के मल्टीपर्पज है और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो हमारे पास एचयू में हम जो सेशन करते हैं तो केटलबेल के सेपरेट सेशन है, जो पूरा वर्कआउट सिर्फ केटलबेल पे बेस्ड है। काफी सारी रूटीन्स है और अभी जो मैं मजीद बताऊंगा वो ये कि ऑल्टरनेट क्या है, आपके पास घर में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जो जिनसे आप सेम फायदा उठा सके। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो वो फायदा उठा सकें जो आप डंबल्स या केटलबेल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जिम नहीं जा सकता या कोई और सर्टेन बैरियर्स होते हैं, अगर वो बैरियर्स हैं और उसकी वजह से कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकता तो वो घर पे बैठे क्या कर सकते हैं? वैसे दानिश अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। मेजोरिटी जो अब बच्चे हैं ना वो YouTube देखते हैं, YouTube से एक्सरसाइजेस देखी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब उसको जब वो फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूबर ने उसने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसने उस हिसाब से लगाया हुआ है, लेकिन जो बच्चा उसको कॉपी कर रहा है वो वैसा तो नहीं है ना, उसकी डाइट डिफरेंट है, उसका माहौल। इवन अब देखें अगर किसी ने अब्रॉड से मतलब न्यूयॉर्क या किसी और कंट्री में बैठकर उसने वीडियो लगाई है, अब वहां पर ठंड है, यहाँ पर गर्मी है, उनकी एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज में फर्क है, बहुत फर्क है। माहौल भी डिपेंड करता है, माहौल पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने उसको देखकर कॉपी करनी शुरू किया। अब ये नहीं पता कि उसका पस मंजर क्या है, उसने पिछले 1 साल से करने के बाद या 2 साल से करने के बाद उसने
हाँ। वो आपको परफेक्शन दिखा रहा है और आप पहले दिन से परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि आपको एंगल्स का नहीं पता। हाँ। अब हम जस्ट पुशअप्स लगाते हैं, पुशअप्स के अंदर काफी वेरिएशंस हैं। उसमें हम चेस्ट का भी लगा सकते हैं, शोल्डर्स का भी लगा सकते हैं, फिर चेस्ट के कितने मसल्स हैं, हाँ, हर किसी का डिफरेंट होता हाँ, है। बिल्कुल। और वो बच्चे उसको सही तरह से कॉपी नहीं कर सकते, तो घर में करने से पहले ये है कि किसी से जाकर एक दफा मशवरा कर लें, किसी एक्सपर्ट से, किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। अगर आपने घर में भी करनी है, मशवरा जरूरी है। और मेजॉरिटी जिम वाले जो है वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते, कहते हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास इनकम, अगर ये हमारे पास जाते तो इनकम जाते हैं। हाँ। तो ये वही लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं। मशवरा करें, मशवरे के कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, यानी आप मशवरा कर सकते जी, प्लीज आपको क्या कहना चाह रहे बेसिक इशू है, इवन द ट्रेनर्स दे डोंट नो व्हाट आर द मसल टाइप्स, मतलब उन्हें मसल टाइप्स का नहीं पता, उन्हें बॉडी टाइप्स का नहीं पता, और उनका एक मींस के लोग क्यों उनके पास जाते हैं कि अच्छा वो एक जिम में मौजूद है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो ना अगर उन्हें मसल का ही नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता ऑब्लिक्स पे कितना वर्क करना है, पेक्टोरल्स पे कितना वर्क करना है, बाइसेप्स को या ट्राइसेप्स को किस तरह से छेड़ना है, ट्रेपीजियस को किस तरह से देखना है। तो मींस के जब आपको बेसिक ही नहीं पता, तो कौन सा मसल कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, किस मसल को कितने स्ट्रेस के बाद या कितनी रूटीन के बाद मींस के उसका ग्रोथ फैक्टर एक्टिव होता है। तो जो जानते हैं वो टाइम बचाते हैं, जो नहीं जानते वो फिर बॉडीज के साथ खेलते हैं, और जब वो बॉडीज के साथ खेलते हैं तो फिर आपको एक मेजॉरिटी इस तरह से नजर आएगी जो जिम से भागे हुए हैं, या फिर उन्होंने जाके एक सॉर्ट ऑफ गॉसिप्स वगैरह इस तरह से चलते हैं कि अच्छा यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज, और ये चीज एक नेगेटिव मिथ को जनरेट करता है कि अच्छा जिम और फिटनेस ये आपको खराब करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा आप जिम करेंगे कमजोर हो जाएंगे, जिम छोड़ेंगे आप मोटे हो जाएंगे, तो उसका उसमें जिम का कसूर नहीं है, उसमें आप ही का कसूर है। ऑब्वियसली आपने पहले भी बगैर पूछे वर्कआउट किया, आपने बाद में वर्कआउट के बाद भी आपने बगैर पूछे अपनी डाइट कंटिन्यू की। तो मतलब जिम या फिटनेस ये रूटीन्स का कोई इसमें दखल नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको चाहिए था आप जैसे आप किसी अच्छे डॉक्टर की कोशिश करते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाए, सेम किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाए। हाँ, एग्जैक्टली, ये बड़ा जरूरी है और इस बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इफ यू नॉट फिजिकली फिट, आप कोई भी बीमारी है आपको या कोई प्रॉब्लम है और आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बगैर किसी सेकंड थॉट के जाते हैं। सो इफ you have to focus on your fitness, this is mandatory, this is important। अगर आपको कोई मसाइल दरपेश है, कोई प्रॉब्लम आप फेस करें अपने फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, तो you should consult the expert। लास्ट टाइम जब आप आए थे we were talking about the basic exercises, जो आपने बताया था दिन में, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, you can include that। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक एक्सरसाइजेस की तो आपने हमें नो हाउ हमें दे दी, ब्रीफली आपने उसको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेसिक इक्विपमेंट्स जो आपके घर पर होने चाहिए, इफ यू आर कीन कि आपने जो है फिजिकली फिट रहना है एंड यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर फिटनेस, तो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो वो कौन से होने चाहिए? हम एक टर्म यूज कर रहे हैं लाइफस्टाइल। हाँ, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ घर से बाहर हो। हाँ, मतलब उस चीज को आपने घर के अंदर हाँ, लेके आना है। मतलब ऐड करना जिस है। तरह बुक रीडिंग आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, आपके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी मौजूद होनी चाहिए। हाँ। बच्चों के लिए भी आप बच्चों को सिर्फ कह के नहीं आदत डाल सकते कि अच्छा यार किताबें पढ़ना अच्छा होता है। आपके घर में किताबें ही नहीं है तो वो क्यों मानेंगे? हाँ। आप खुद ही नहीं पढ़ते, उन्होंने कभी आपको पढ़ते ही नहीं देखा, वो क्यों मानेंगे? सेम बच्चों को आप सिर्फ कह के नहीं कि यार जाके मार्शल आर्ट करो, जाके कराटे स्ट्रांग बनेंगे और ब्ला ब्ला, तो आप खुद ही नहीं कर रहे। उन्होंने कभी आपको घी में देखा ही नहीं है, उन्होंने कभी आपको जिम जाते ही नहीं देखा, तो आप ही क्यों मानेंगे? तो सेम आपको वो लाइफस्टाइल अपने घर के अंदर लेके आना है, बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल खुद बनना है। हाँ। और जो बेसिक इक्विपमेंट की अगर बात करते हैं, आपके पास डंबल्स वो मस्ट होने चाहिए। ठीक है। डंबल्स के साथ अगर आप इफ यू कैन अफोर्ड, आप केटलबेल कर सकते हैं। केटलबेल आपकी बहुत सारी मींस के जो इक्विपमेंट है उसका मुतबादिल हो सकता है। ये भी नहीं है तो एक रॉड आप लगा लें घर में, किसी भी जगह कोई भी एरिया बना लें जहां पे ये आप चिन अप कर सकें। अगर आप थोड़े से फिट हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ लटक सकें। ठीक है। मींस कि आपकी ग्रिप आप अगर कर सकते हैं, ग्रिप होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उंगलियों के सारे, एटलीस्ट आपका ग्रिप प्रॉपर होना चाहिए। तो चिन अप बार आपका मस्ट है। डंबल्स, ये दो चीजें हो जाती हैं, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो वो स्किप रोप होगा। मींस कि अगर आप घर में स्किप रोप करते हैं, ये भी काफी इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एटलीस्ट वाटर बॉटल्स होंगी। हाँ। स्टाल इनिशियली आप जो हाफ लीटर की बॉटल्स आती हैं छोटी, वो ग्रिप भी प्रॉपर होता है, उनमें पानी भर लें, मट्टी भर लें, उन्हें एज अ वेट यूज कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप बड़ी बॉटल्स की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह घर में आपको बहुत सारा इस तरह का सामान मिल जाएगा जिसे आप
मीन्स के जो थोड़ा सा वेटेड स्टफ होगा जिसे आप एज अ वेट यूज कर सकते हैं। केटलबेल का आपको एक अगर ऑल्टरनेट बताऊं, सिंपल एक चादर, कुछ मजबूत सी चादर लें, उसमें कुछ वेट डालें, वेट नहीं डाल सकते, ईंटें कुछ डाल दें, उनको ग्रिप करके बांध दें और उसको एक हैंगिंग ग्रिप बना लें, तो आपका केटलबेल का ऑल्टरनेट किसी हद तक हो सकता है। प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि इसका वेट बहुत बैलेंस्ड होता है, बट वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पीपल लाइक मी who are slim and smart और often consider themselves as skinny, लेकिन मुझे नहीं पता skinny, हम skinny बोल सकते हैं अपने आप को या skinny कुछ और होता है? डिपेंड्स, बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। आई कंसिडर माई सेल्फ स्किनी, तो अगर मैं एकदम से कुछ भारी चीज उठा लूं तो मेरे ऑब्वियसली बाजू में, बैक में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे अब्बू को फौरन पता चल जाता है तुमने कल कुछ भारी उठाया था। तो मुझ जैसे लोग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? इसका जवाब हमारी कुछ देर पहले की डिस्कशन, हाँ जी, वो ये आपको सबसे पहले बॉडी को ट्रेन करना है। जो आपने वेट उठाना है उस वेट के लिए आपको ट्रेन करना है। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ ना कि कहाँ से शुरू किया जाए। स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। स्ट्रेचेस अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको अंगड़ाई के बहुत सारे नेचुरल एंगल्स आपको पता होते हैं, आप अंगड़ाइयां लें, टाइम लगाएं 2 मिनट तक, आपने सिर्फ अंगड़ाइयां लेनी, जितने एंगल्स आपको पता है हर एंगल पे। ओके, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा पंप करेगा, उसके बाद आप वेट उठा सकते हैं, बट कोशिश करें कि कम वेट से उठाएं। ठीक है। इवन जैसे यहाँ पे ये मीन्स के काफी सारे स्टफ पड़े हैं, इनको भी आप एज अ वेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने ग्रिप करनी है, ग्रिप बनानी है, आपने मसल बिल्ड करना है, तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेट पे, बट आप यूज कर सकते हैं और कोशिश करें कि कम से कम वेट से स्टार्ट करें, कम वेट में मैक्सिमम रेप्स पे जाएं और ग्रेजुअली फिर वेट अप करके रेप्स को नीचे लेके आएं। मतलब अगर आप 2 kg 1 kg उठा रहे हैं तो आप 10, 20, 30 रेप्स पे जा सकते हैं। जब आप 10 kg पे आएंगे फिर आपको रेप्स थोड़ा सा नीचे करना है, आप 20 पे जाएंगे आपको रेप्स को फिर थोड़ा और मैनेज करना है। अगर तो आपको 1-2 साल हो चुके हैं तो इश्यू नहीं है, बट इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो 1-2 हफ्ते में तो आपको अपने रेप्स को कंट्रोल करना है और वेट को भी। ठीक है। दानिश, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि क्या चीजें आप, किन चीजों से आप शुरू कर सकते हैं? स्टार्ट में सबसे पहले जैसे बताया कि बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको अपनी बॉडी के अंदर पावर लेकर आनी है और वो पावर इसी तरह से आएगी, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को उसके लिए ट्रेन करें। डायरेक्टली अगर आप इसको उठाते हैं तो ये आपसे नहीं होना। आपने खुद को पहले इसको उठाने के लिए ट्रेन करना है। अपने पहले ग्रिप्स अच्छी करें, ग्रिप्स के बाद आप अपने बाजुओं को इतना करें कि वो इसको पिक कर सकें, फिर उसके बाद आप वेट पर आए। अगर आप डायरेक्टली वेट पर आते हैं, पहले दिन आपको क्रैम्प्स होने, दूसरे दिन क्रैम्प्स होने, तीसरे दिन आपने कहना वाइंड अप। और यानी इसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, शायद ये चीजें थोड़ी सी मीन्स के लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है कि बहुत टाइम लग जाएगा और हमें क्या जरूरत है। मतलब एक केटलबेल को उठाने के लिए आपको क्यों बॉडी को ट्रेन करना है? तो एक्चुअली ये आपके वर्कआउट का ही हिस्सा है। मीन्स के अगर आप और ये स्मार्ट वर्क है, मीन्स के आपको इफेक्टिव भी होगा और आपका जो कलेक्टिव टाइम है उसको सेव करेगा। ठीक है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली भी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जानिब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। मैं भी ट्राई करना चाहूंगी, वैसे मैं ट्राई करूंगी, लेकिन डजंट मैटर, कोई बात नहीं, वेट लिफ्टिंग जरूरी है, करके देख लेते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। इस सेगमेंट में हम मौजूद हैं अपने गेस्ट के साथ और हमारे गेस्ट जो है अमर अली और दानिश अली, मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं अमर अली, और दानिश अली से हम बात कर रहे थे बॉक्सिंग से रिलेटेड। लेकिन अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की जानिब। डंबल मेरे पास है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट डू दिस, बट आई एम शोइंग यू दैट आई कैन डू दिस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कहीं से तो स्टार्ट लेना ही है ना, तो व्हाई नॉट टुडे? बेशक हमारे पास जो है ये सही बात है कि 10 से 15 मिनट है हमारे पास, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेशन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट आर वी गोना डू? अच्छा, अब जैसे टेक्निकली ये वेट आपके लिए ज्यादा है, तो अब मैं आपको ये भी मना नहीं करूंगा कि आप इसको मत उठाएं, बट मुझे आपको वर्कआउट भी करवाना है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये दोनों वेट कैरी करें, हाथ नीचे रखें और थोड़ा सा बस वॉक करें। ठीक है, वॉक करना है। अब ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। क्या होगा, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मीन्स के तैयार कर रहे हैं रेजिस्ट करने के, थोड़ा सा वॉक करें और हमें तो उसे कैट वॉक करनी है और इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा, खासकर मेरे वालिद और वालदा को, कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक लाइक सिंपल से रूटीन है, आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। सेम आप कुछ भी उठा लें, थोड़ा सा वेट उठा लें, पानी की बॉटल्स उठा लें, कैरी कर लें, बांध लें हाथों के साथ और थोड़ा सा वॉक करेंगे, आपका स्टार्ट होगा। सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं मीन्स के बिल्कुल इनिशियल आपको क्लॉकवाइज
ओके। और एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले एंकल्स को वर्क करना है, ठीक सेम है। इसी तरह आप नीज को वर्क करेंगे। ओके। उसके बाद आप जंप्स पे आएंगे। ओके। मीन्स कि अब आप जब स्टैंडिंग पोजीशन में पूरा बॉडी वेट नीज पे, एंकल्स पे और इन पे आ रहा है, आप इनको ही ट्रेन नहीं करते और आप स्क्वाट करने, ये जंप करने Okay. शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको कैन वी डू दिस problem अगेन? होगा। हम दोबारा से कर सकते हैं? ओके। क्लॉकवाइज एंड सेम, ओके। दोनों पाँव, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। सेम, ये आएगा। ठीक है। ये रूटीन, इसके बाद आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। ठीक है। एक और इजी सा वे ये है, घर में कोई कपड़ा बांधे, दुपट्टा बांधे, कुछ भी बांधे और कोई उसको पकड़ के सिर्फ लटकने की कोशिश करें थोड़ा सा। ओके। मीन्स ठीक जरूरी है। नहीं आपने हैंग नहीं करना, हाँ। आपने कोशिश करना है जितना आप बॉडी को कैरी कर सकते हैं उसके साथ। ओके। उसके बाद यस प्लीज, ये ज्यादा हो गया। मुझे आइडिया हो रहा है आप थक रहे हैं। ओह, लेकिन हमने इनिशियली हमने जहाँ से स्टार्ट लेने को ये है कि हमने अगर प्रैक्टिस करनी है, इसको अपनाना है, एज ए रूटीन हमें शामिल करना है, तो हम इसको पकड़ के वॉक करते रहें। इनिशिएट हम यही से इनिशियल करें। सबसे बेस्ट वे ये है। ठीक है। इवन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा वेट भी कैरी ठीक करना है। चाहते हैं, आपको उठा के स्टार्ट में मीन्स के मसल ट्रेन करने की हाँ, जरूरत नहीं हाँ। है। आप बॉडी को एज अ होल ट्रेन करें, उठाएं और वॉक करें, सिंपल। ठीक है। आप एक और शॉर्ट हाँ। में बता देता हूँ। सपोज आप रनिंग या वॉक पे जा रहे हैं, ग्राउंड हाँ। में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब साथ साथ में स्ट्रांग भी हूँ, हाँ। और ऑब्वियसली आधा घंटा अगर आपको वॉक में लग रहा है और उसके बाद आपको पुशअप्स करने हैं, वो भी आपको 10-15 मिनट कॉस्ट करेंगे। हाँ। फिर आपको स्क्वाट्स करने हैं 5 से 10 मिनट, वो कॉस्ट कर लेंगे। ठीक है। कलेक्टिव क्या हो गया, 50 से 55 मिनट। उसकी बजाय अगर आप जाते हुए कंधे पे माइनर सा कोई वेट उठा लें, मतलब हाँ। बॉडी को आदत डालें, हाँ। थोड़ा सा हाथों में कैरी कर लें, थोड़ी देर चलें, छोड़ दें, थोड़ी देर चलें, छोड़ ठीक दें। है, step by step आपका आप इसको, बिल्कुल, हाँ। आप पुशअप्स भी आपके काफी सेट्स माइनस हो सकते हैं, आपके स्क्वाट्स के भी काफी सेट माइनस हो सकते हैं, और आपका ये मीन्स के कलेक्टिव जो टाइम है वो बचा जाएगा। मीन्स कि आप आधे घंटे में ही हाँ। 55 मिनट 50 मिनट का वर्कआउट कर लेंगे, तो स्मार्ट वर्क होगा, जो आपका टाइम बचा रहा है और रिजल्ट आपको वही दे रहा है। ठीक है, मतलब एकदम से आप डंबल को उठा के आप शुरू नहीं हो बिल्कुल सकते। बिल्कुल स्टार्ट से आप डंबल हाँ। उठा के नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ और रूटीन्स। दीज आर द बेसिक्स, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जब आप मसल ट्रेन करने लगेंगे, ओके। खवातीन के लिए जो बेस्ट है वो ये कि वो सिर्फ हैमर करें, ओके। और जो मीन्स के यंगस्टर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, वो बाइसेप्स की तरफ जा ठीक सकते है। हैं। यंगस्टर्स, बच्चे कौन सी एज के? अबव 10, अबव 10। सिंपल। ओके ओके। बट अबव 10 का ये मतलब नहीं, मतलब ये 2 kg का है, हाँ। तो 10 साल का बच्चा 2 kg नहीं उठाएगा, वो हाफ kg हाँ। पे वर्कआउट करेगा या ठीक है। फिर 1 kg पे करेगा। ओके। और जब आप बाइसेप करेंगे तो आपका जो बेसिक एंगल है वो ये, एल्बो आपने स्ट्रेट रखना है, ओके। उसके बाद आपने आर्म रेज करना है ओके। और माइनस। लेट्स ट्राई। हमने क्या करना है? ओह माय गॉड। आप दोनों हाथों से कर लें, इसको ये ग्रिप करें, ओके, हम आ रहे हैं ये। बेसिक एक्सरसाइज। सेम ग्रिप है, ठीक है। रेज करें और वापस ठीक है। रेज एंड बैक। ओके। तो ये क्या करेगा, वेट आपने खुद ही मैनेज कर लिया, ठीक आपको है। प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बॉडी भी मींस के ग्रेजुअली हाँ। रूटीन में आ जाएगी, और हाँ। 1-2 हफ्ते के बाद जाके आप यही सेम वेट का डंबल इजीली कैरी कर ठीक है, पाएंगे। तो आपकी बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए? यू मस्ट बी लाइक बैलेंस्ड Okay. स्ट्रेट स्क्वाट पोजीशन, ओके फीट 1 feet और 1.5 Okay. अपार्ट, ओके। स्ट्रेट अप, हाँ ठीक है। इसको रेज करें और वापस, और जब आप नीचे करेंगे तो आपके एल्बो सेम स्ट्रेट रहेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट। फिर ऊपर आए, होल्ड करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट वी कैन गिव इट अ ट्राई। और Okay, इसका वो तो- फायदा, हाँ, इसका हाँ। फायदा क्या होगा, इसका आपका मसल शेप में आएगा। मीन्स के खवातीन का एक और इश्यू होता है, यहाँ से जो जी, स्किन है लूज हाँ, होती है, हाँ। तो जब आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आएंगे, वो स्किन प्रॉपर होगा, आपका बाजू प्रॉपर राउंड होगा, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेंगे। यस, ठीक है। आई थिंक आज के लिए ये लेक्चर जो है ये काफी है। ओके ठीक है, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। और केटलबेल, केटलबेल, केटलबेल तो रह गई है, मतलब आज मैं देख रही हूँ। केटलबेल की आपको एक रूटीन बता देता हूँ, मुझे ठीक है, थोड़ी सी प्लीज स्पेस चाहिए। यस यस, मैं जो बेस्ट वे पोजीशन पर आती हूँ। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे, सिंपल जस्ट गो डाउन एंड अप, सिंपल स्क्वाट। आहा। और जो प्रॉपर वे है, मीन्स के अगर आप इस रूटीन के हाँ। मल्टीपल सेट्स करें, कुछ और ना करें तो भी ये चलेगा। ठीक उसमें है। आपको क्या करना है, आपको स्क्वाट और रेज, स्क्वाट एंड रेज। ओके अब आपको इसका वेट एक बार स्विंग करना है, वेट आपको फील नहीं होगा, बट ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है आपका, हाँ ये एक फुल बॉडी रूटीन हो जाएगा। ट्राई करना चाहें ट्राई कर लें, उसके बाद फिर हम सेल्फ डिफेंस शुरू करेंगे। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट। आई विल। You can try the squats. ओके
स्क्वाट्स गोना बी इजी। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल, फीट अपार्ट, थोड़े से पांव खोलें, ओके बैलेंस्ड। अब आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा नीचे जाना है और ऊपर जाना, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, डाउन एंड अप। ओके, अब ये देखें तो कितना मुश्किल नीचे, नहीं है। कितना नीचे जा सकते हैं। बस इतना नीचे जा Enough, सकते बहुत है। ठीक है, तो ये प्रोटीन हो गया, बेसिक। हाँ, ये बेसिक है। और है। इस बेसिक को आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें तो ये भी इफेक्टिव ये होगा। कितना केजी? 10 10 kg। ओके, ठीक है, ये लीजिए, थैंक यू सो मच। और दानिश भी हमारे साथ मौजूद है, वैसे दानिश भी हमें कुछ दिखा सकते थे? हाँ, बेसिक लास्ट एक जो डेमोन्स्ट्रेशन रह गई थी, वो जो स्किन का फीमेल्स में मेजॉरिटी इशू आता है, अच्छा, फीमेल में मेजॉरिटी इशू कौन सा आ रहा है? जिस वक्त वो वेट लूज करते हैं तो ये जो साइड्स है ना, हाँ। ये बहुत ज्यादा लटकना शुरू हो जाती है। ओके। उसके लिए ये सेम वेट रखें, ठीक है। इसको आप यहाँ पर रखें, ओके। और जस्ट ये साइड्स, ठीक उसके लिए है। एनफ होता है। ओके। अगर वो मजीद इसमें ऐड करना चाहें तो हाँ। दोनों हाथों में वेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दानिश और अमर जो है वो हमें बेसिक चीजें बता रहे हैं, एंड कुछ और अगर आप अमर हाँ, ऐड अब करना लास्ट चाहें। चीज सेल्फ डिफेंस की, जस्ट एक माइनर सा वो जो मिथ था वो हाँ। मिथ क्लियर कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है और हाँ। रियलिटी और इसमें हाँ, फर्क क्या है। हाँ। तो ओके, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, कैटेगरी साइड पे कर दे। नॉर्मली क्या होता है जो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, आपको ट्रेनर्स भी जिम में यही कुछ सिखा रहे हैं, वो क्या है, सपोज हम सिर्फ पंच को करते हैं कि कोई आपको पंच कर, हाँ। स्लैप करते हैं क्योंकि आपको आके स्लैप करने की हाँ, कोशिश कर रहा है। हाँ। सपोज एक खातून खड़ी है और ठीक कोई है। भी आ रहा है ग्रैब करने की कोशिश करता है, ये स्लैप, तो हम स्लैप से स्टार्ट करते हैं। स्लैप में क्या है, ये हाँ, हाथ उठा, ठीक है। अब ये, हम्म, अब यहाँ पे ये है, उसको भी पता है हम न्यूट्रल इन्वायरमेंट में खड़े हैं, हाँ। मुझे भी पता है कि मतलब मैं जोर से नहीं मार रहा। सेम जब आप जिम में होंगे आपको पता है हाँ। आपका पार्टनर जोर से हाँ, नहीं कर रहा। हाँ, हाँ। अब आप जो बॉडी जो इंटेंसिटी अडॉप्ट करेगी वो यही इंटेंसिटी है। हाँ, कोई इतने प्यार से मारेगा तभी आप उसको ब्लॉक कर पाएंगे, हाँ। कोई थोड़ा सा एग्रेसिव होता है तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक। और स्ट्रीट में क्या होता है, मतलब स्ट्रीट में अगर करेंगे, अब ये वाली इंटेंसिटी के साथ कोई आ रहा है तो आपका हाथ अभी यहाँ पे और आपको पड़ चुकी है, हाँ। तो आप क्या करेंगे, तभी जब आप ट्रेन करते हैं तो आप स्ट्रीट इफेक्टिव इंटेंसिटी के साथ करें, वो इंटेंसिटी जो आप स्ट्रीट में मतलब हाँ, एक्सपेक्ट जो कर सकते हैं, actually वो नहीं कि जो आप reality जिम में हो। चले। हाँ, बिल्कुल, हाँ। रियलिटी थोड़ी सी हार्श भी हाँ। और तेज होती है, हाँ, और उसके जिम- हिसाब से ट्रेन होना बिल्कुल, चाहिए। तो आप अपनी बॉडी को जिस कंडीशन के लिए ट्रेन करेंगे वो उसी कंडीशन के हिसाब से ही रिएक्ट करेगी। अभी एक जस्ट मूव बता देता हूँ, कुछ बेसिक टिप्स हैं। ओके, ओके। Normally क्या होता है? लास्ट मिनट है, अगर आप नॉर्मली क्या होता है, आके कोई कॉलर ग्रैब करता हाँ। है, या अगर कोई खातून है तो पीछे से बाल पकड़ सकता है। तो जो यहाँ पे जो चीज इफेक्टिव होगी वो होगी जॉइंट मैनिपुलेशन। ओके, नेक करें, ठीक है। कॉलर की है, अब आप ये सपोज करें मैं कमजोर हूँ हाँ, और ये कोई हैवी सा बंदा ओके, है, ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जितना भी इसको खींच लें नहीं हाँ। करेगा। हाँ। एक आपको सबसे पहले उसकी रिस्ट को कवर करना है, ओके, कोशिश करें कि वो मतलब मजीद कुछ, जितना हाथ हाँ। गल चुका है बहुत है, मजीद कुछ ना कर सके। हाँ। थोड़े से एक्सपर्ट है, मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, और अगर आप बिल्कुल नहीं है, यहाँ से इसको कवर करें और ट्रैकिया को हिट करें। हाँ, एक ओके, टॉपर वाला पंच, ठीक, और ठीक। किसी भी सिनेरियो से आपको हाँ। कोई 20 सेकंड मिल जाएंगे, बंदा सडन शॉक में जाएगा, उसके बाद उसे समझ हाँ। नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है, और आपके पास इतना टाइम होगा हाँ। कि आप हेल्प कॉल यानी कि रियलिटी को देखते हुए आपने ट्रेन करना है। बिल्कुल। ट्रेनिंग वैसी ही हो जैसे एक्चुअली रियलिटी होती है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अमर अली, दानिश अली। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जो कुछ आपने बताया वो काफी अच्छा रहा, काफी यूजफुल रहेगा, और देखने वालों के लिए भी इंशाल्लाह। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन से मेहमान मौजूद हैं, कौन मौजूद हैं, फिर उनके तारुफ की जाने बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत वर्कआउट हो गया, अब जरा हम वापस प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, लेकिन इसको हमने भूलना नहीं है कि वर्कआउट, फिटनेस, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी का बेसिक हिस्सा है, जिनको बेसिक हिस्सा पहले समझने की जरूरत है। इस सेगमेंट का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीस खान, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने इनसे बात करनी है, दैट इज ड्रग एडिक्शन, और रिहैब्स का कितना काम है इसमें, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं ड्रग एडिक्शन को खत्म करने में। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम जी, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम तो बड़ा ठंडा है जी। मौसम ठंडा है मौसम ठंडा तो है, लेकिन अच्छा है।
नहीं, धुंध ज्यादा है तो गले खराब हो रहे हैं। हाँ जी, ये तो फिर मौसम का तोहफा होता है ना कि नजला जुकाम तो होना ही है। नजला जुकाम शुरू हो गया, ज्यादा शुरू हो गया, आपकी नाक जब लाल होना शुरू हो गई तो आपको पता चल जाएगा ये सर्दी आ गई है। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है मुर्तजा अशर साहब, जो कि शायर भी हैं, राइटर भी हैं और अभी तक इनकी 10 किताबें शाया हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ठीक है जी, ठीक। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक है। आप भी कुछ हाल दें मौसम का, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? शायरी के हिसाब से, शायर के हिसाब से तो ये एक आइडियल मौसम होता है। तबीयत के हिसाब से तो मौसम आइडियल मौसम होता है, तख्लीकी मौसम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो फिर आगाज भी हम शेर व शायरी से ही कर देते हैं। जी जरूर, क्यों नहीं। फिर कोई शेर हो जाए, कोई मौसम के हिसाब से। मौसम के गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। जी जी जी। मुर्तजा अशर साहब जो कि हमें अभी एक गजल पेश करने जा रहे हैं और तलाश जारी है कि कौन सी गजल सुनाई जाए और इसी के साथ प्रोग्राम के सेगमेंट का आगाज किया जाए, और तलाश अभी जारी है। मैं कोई बुक से सुना। चले आप देख लें, आराम से आप देख लें कि आपने क्या सुनाना है, क्या पेश करना है। जरा हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत सीरियस टॉपिक है और इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत। डॉक्टर साहब, करंटली आप बताइए कि इस फील्ड से रिलेटेड, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड एक्चुअली अभी करंटली क्या काम चल रहा है और क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में भी खासा काम हो रहा है और मतलब काफी मिकदार में, काफी तादाद में जो है ना वो इलाज गाहें खुल चुकी हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो तो है ही, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें साइकेट्री डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो मेरे ख्याल है पिछले 3-4 दिहाइयों से जो है ना वो इसको मुख्तस किया गया है, जो ड्रग एडिक्शन के, जो मंशियात के मरीज हैं उनके लिए। और लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है, और मैंने देखा है पिछली दिहाइयों में, आज से जैसे 80s में एकदम टर्न लिया, जो रूटीन की ड्रग एडिक्शन लोग करते थे देहातों में, अफीम की, गांजे की, भांग की, रॉकेट होते थे उसकी अंदरून सिंध में, पंजाब में जैसे ट्रेंड था कि देसी शराब की, तो वो इंटायरली एकदम चेंज हुआ। 80s में सियासी तब्दीलियां आई, कुछ और इस किस्म के हालात हुए और हमारे इर्द गिर्द मतलब बॉर्डर्स पे हेरोइन की फैक्ट्रियां लगी, एक नई मेडिसिन आ गई, नई मंशियात आ गई जिसका नाम हेरोइन था, और वो ताकतवर तरीन, मतलब अब तक जितने भी नशे बने उन सब में ताकतवर तरीन थी। और वो जो मंशियात के लोग छुपे हुए थे देहातों में, पता नहीं चलता था, अफीम के ठेके हुआ करते थे, किसी दौर में एक्साइज की गोलियां हुआ करती थी, तो वो आराम से माशरे में एब्जॉर्ब हुए थे। तो वो जैसे ही हीरोइन आई तो यूं लगे जैसे उनके सर से किसी ने कपड़ा उतार लिया, वो एक्सपोज हो गए, फिर ड्रामे बने और फिर जितना इसकी तशहीर हुई उतना ही बढ़ता गया। और ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो 30-40 लाख तक जो है ना वो बाय द एंड ऑफ 2000s में 2003-4 में ये इतना एक हो गया। लेकिन अब जो है वो मजीद, सॉरी मेरा गला खराब है, फिर एकदम से तब्दीली आई और पिछले तकरीबन कोई 2-3-4 साल से नया एक नशा मार्केट में आ गया आइस के नाम से। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो नशा है ये हेरोइन से भी ज्यादा बदतर है, ज्यादा स्ट्रांग भी है, ज्यादा बदतर है उससे, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं। क्योंकि हेरोइन जो है उसकी एक मिकदार है, वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करता रहता है, और क्योंकि ये बजाते खुद जो बीमारी है एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तबाह करती है और मौत के दहाने की तरफ ले जाती है। लेकिन ये जो आइस है, क्रिस्टल मैथ है, ये इतनी तेजी से इंसान को खराब करता है, और वो इंसान जो है ना, क्योंकि वो इसमें ये एक्साइटिंग टाइप है, इसको ये जो बंदा इस्तेमाल करता है वो एक्साइटेड हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो उसकी वजह से नींद उड़ जाती है, और ये दिमागी जो आर्जे हैं खौफनाक किस्म के, ये उनको इंड्यूस करता है, वो उसमें मुब्तला हो जाता है, और उसकी वजह से वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंस हो जाता है, और उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, कोई वो मतलब
घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता हाँ। है, हमसायों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो आखिरकार वो पुलिस उसको कॉल समटाइम्स कॉल करनी पड़ती है, उसको जबरी दाखिल करवाना पड़ता है, क्योंकि वो नशे के साथ साथ अपने दिमागी तवाजुन भी खो चुका है। बिल्कुल। तो यानी ये वर्स्ट केस हो सकता है जो कि अभी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। और किस तेजी एज से ग्रुप में आ रहे हैं ये? ये यंग जनरेशन में आ रहे हैं, मतलब 20s में 30s में इस किस्म के लोग जो है ना वो आ रहे हैं, इससे भी नीचे लोग हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने स्विच ओवर किया है, मतलब जो लोग हेरोइन इस्तेमाल करते थे उन्होंने इसको छोड़ के या तो आइस पे वो आ गए या वो दोनों कर रहे हैं। अब वो ट्रिपल डिजीज हो गई। हमारे एक ट्रीटमेंट का वे है डुअल डायग्नोसिस, कि एक शख्स जो मंशियात का आदी है, जब हम उसको गौर से देखते हैं, गौर से उसकी तफसीली मुआयना करते हैं माहिर नफ्सियात, तो पता चलता है इसके अंदर कोई ना कोई खलल और है, दिमागी खलल। तो उसको हम डुअल डायग्नोसिस कहते हैं कि एक और बीमारी हुई है। हाँ। वो ट्रिपल आ गई है कि ये मंशियात भी दो तरह की कर रहा है, साथ में जो है ना वो दिमाग का अर्जा भी है। हाँ। ठीक। और आपने बोला कि यंगस्टर्स में ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको देखने में मिल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो वजूहात हैं जो आप समझते हैं कि इतना एक्सपोजर हो गया है, इतने लोग ड्रग एडिक्ट हो गए, और एक कॉमन जो स्टेटमेंट हमें सुनने में मिलती है दैट इज कि हम तो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, एक सिगरेट हम नहीं छोड़ सकते। तो आप ये समझते हैं कि क्या ये सच है, इसमें कोई सच्चाई है कि आप ड्रग्स के अगर एडिक्टेड हो जाते हैं, अगर इनकेस कभी हो जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप उसको छोड़ सकें? नहीं, मतलब ये छोड़ सकते क्या है, छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। हाँ, उसके लिए प्रॉपर वे की जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुख्तलिफ थेरेपीज हैं जिसमें आउटडोर बेसिस पे, मतलब वो बंदा घर पर भी रहे और उसको छोड़ा जा सकता है, इसमें उसको दाखिल करके भी उसका इलाज किया जा सकता है। हाँ। तो डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी। हाँ जी, जिस तरह वो डिमांड करता है उसकी, मतलब वो इसमें वो घर काम काज करता है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। तो लेकिन ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि हार्ड ड्रग्स हैं और दिमाग को खराब करती हैं, ये लोग जो है ना वो अपने आप को बीमार तस्वर नहीं करते। तो सबसे पहले तो उसको ये मानना पड़ेगा कि वो जो है ना वो कोई आदत शुगल में नहीं मुब्तला, बल्कि आदत शुगल से बढ़ के ये बीमारी में आ गया। तो वो इसको लर्निंग उसको करवानी पड़ेगी, उसके बाद उसको दाखिल करना पड़ेगा। दाखिल करने के बाद वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। अगर रिहेबिलिटेशन अच्छा है, उसके अंदर साइकाट्रिस्ट की मौजूदगी है, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी है, तो प्रॉपर उसमें सहूलियात अच्छी हैं। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको महीना 1.5 महीना इतना काफी होता है, उसमें छोड़ जाता है वो। ठीक, यानी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट से गुजरा जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है, विद इन अ मंथ और हाफ। जी मेरा ख्याल ये डिपेंड करता है, उसकी शख्सियत पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है, किस फैमिली से आया है, डिपेंड करता है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है। हर शख्स जो है ना वो उसके लिए एक ही मतलब टाइम पीरियड मुनासिब नहीं है। ठीक है, जैसे हर शख्स का कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, वैसे ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी मुख्तलिफ होगा, और उसमें कितना टाइम लगेगा, रिकवरी प्रोसेस वो भी मुख्तलिफ होगा। मुर्तजा अशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं, राइटर हैं, और आई थिंक आपने कोई गजल तलाश कर ही ली होगी, तो आगाज कर लेते हैं। एक गजल के चंद शेर। जी। जीस्त को तेरा साथ काफी है, जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है। क्या बात। जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है, और लिख रही है मेरे हकाइक को, लिख रही है मेरे हकाइक को, जिंदगी खरा सहाफी है। आपके लिए लिख रही है मेरे हकाइक को, जिंदगी एक खरा सहाफी है, और कौन शीरीं जुबान उस्सा, कौन शीरीं जुबान उस्सा, उसका हर लफ्ज गुड़ है टाफी है। कौन शीरीं जुबान उस्सा, उसका हर लफ्ज गुड़ है टाफी है, और हिज्र झेला है उम्र भर मैंने, हिज्र झेला है उम्र भर मैंने, क्या तेरे हाँ मेरी माफी है, क्या तेरे हाँ मेरी माफी है, और काहे की फिर मामला फहमी, काहे की फिर मामला फहमी, बात ही अगरचे इख्तिलाफी है। क्या बात। काहे की फिर मामला फहमी, बात ही गरचे इख्तिलाफी है, और मुझको महसूस हो रही थी भूख, मुझको महसूस हो रही थी भूख, पेशकश उसकी चाय कॉफी है। पेशकश मौसम के हिसाब से काफी है,
जीस्त को तेरा साथ काफी है, बाकी हर एक शय इजाफी है। क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू। और यहीं से हम गुफ्तगू का भी आगाज करते हैं कि ये शेर व शायरी का सिलसिला कब से चलता आ रहा है? मैं 85 से शेर कह रहा हूँ। 85 से? जी, 8वीं क्लास में था उस वक्त। माशाल्लाह। जी जी, उस वक्त से कह हम हमेशा ये नोट करते हैं कि बहुत अर्ली एज पे शुरू की जाती है ये। और जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए, जितने भी शायर हजरात यहाँ पर आए, 5th क्लास से, 6th क्लास से, 8th क्लास से, मैट्रिक से, तो ये तो बहुत अर्ली एज है। मेरा ख्याल है ये गॉड गिफ्टेड है। जी, ऐसे ही होता है शायरी, आप अपना नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको कब ये रियलाइज हुआ, मतलब बाज़ वक़्त ऐसा भी टाइम आता है लाइफ में जब आप कुछ लिखते हैं लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आपने जो लिखा है वो आप किसी को दिखा भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, तो कभी आपकी लाइफ में वो फेज आया था कि आपने कहा नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी हद तक ही है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं शुरू से ही, मैं बताता हूँ आपको कि घर का माहौल कुछ इस किस्म का था। अच्छा। जो लिखना शुरू करता है ना, वो उससे पहले उसकी तरबियत होती है, वो पढ़ता है किताबें, पढ़ के उसका दिल चाहता है कि शायद कोई चीज निकल आती है अंदर से, जिसको आमद कहते हैं। बिल्कुल। तो वो आमद जब होती है तो फिर है ना, लोग अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंकरेजमेंट मिलती है और आप मजीद अच्छे हो जाते हैं। मैंने पहले बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, नवाए वक्त इमरोज का दौर था मुल्तान में, बच्चों के लिए नसर लिखने शुरू की। ठीक। शायरी से आगाज नहीं किया, नसर लिखने शुरू की। मैं उस वक्त 8वीं जमात का तालिब इल्म था जब कराची का बच्चों का रिसाला नौनिहाल था, उसमें मकौड़ा के उन्वान से मेरी नज्म बच्चों के लिए लगी। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया तो चलता रहा। क्या बात है। और जब ये चलता रहा, जब सिलसिला शुरू हुआ और आपको लगा कि हाँ जी इस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी हासिल रही? सपोर्ट तो अपने कारी की होती है इंसान को। घर से वालिदैन तो सख्ती करते थे कि अभी इस एज में, हाँ मैं यही जानना चाह रही हूँ। हाँ नहीं, वालिदैन तो यही करते थे ना कि भाई आप पढ़ाई को तवज्जो दें। जो शायर होता है फिर वो जरा आफाकी सतह पे सोचना शुरू कर देता है, तो वो सिलेबस से तो थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन कायनात का मुताला, कायनात को स्टडी करना शुरू करता है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं फिर उसमें। बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि आपने नसर से शुरू किया, अगर आज के दौर में हम करंटली नसर के ऊपर बात करें तो कौन सी बेसिक चीजें आप समझते हैं कि नसर लिखते हुए उस चीजों का, उन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? नसर में आपका मुताला होना चाहिए पहली बात तो। मुताले के बाद टॉपिक होता है, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। ठीक है। तनकीद आ जाती है, उसमें अफसाना आ जाता है, ड्रामा आ जाता है, कालम निगारी बड़ा अहम शोबा हो गया आजकल। कालम निगारी को भी अदब में शामिल किया गया, कालमों को किताबी शक्ल दी जा रही है, तो मुख्तलिफ ऐसे। ठीक है। शेर व शायरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और लिखने लिखाने के हवाले से भी बात होगी कि शेर लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। गॉड गिफ्टेड तो है ही, लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, इंप्रूवमेंट लानी है, तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखा जा सकता है? और यंगस्टर्स को तो मैं हमेशा प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, हमेशा इस पॉइंट पे, इस एस्पेक्ट पे फोकस करती हूँ कि यंगस्टर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बिकॉज हम आजकल देख रहे हैं कि नौजवानों का खासा रुझान है शेर व शायरी की तरफ, अदब की जानिब। बहुत अच्छी बात है ये। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हम ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं डॉक्टर अनीस खान साहब से, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या एक्चुअल प्रोसीजर है, क्या वर्स्ट केस सिनेरियोज हमें देखने में मिलते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्स्ट केस की, जो आप समझते हो कि ये सबसे वर्स्ट स्टेज है और अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब मेडिकेशन, जो भी प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट उसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो वर्स्ट केस एक्चुअली होता क्या है? किस सेवेरिटी पे पहुंच के आप उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं कि हाँ ये बदतरीन हाल है या ये बदतरीन सूरत साबित हो सकती थी? देखिए, मुख्तलिफ जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनके मुख्तलिफ नताइज निकलते हैं वर्स्ट सिनारियों में। जैसे अगर हेरोइन इस्तेमाल करता है इंसान, तो पहले वो उसको सिगरेट में इस्तेमाल करता है, फिर उसको फॉइल पे इस्तेमाल करता है, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं पन्नी पे इस्तेमाल करते हैं, फॉइल निकाल के उसका धुआं जो है ना वो सूंघता है, फिर वो स्निफिंग शुरू कर देता है, मतलब नाक के जरिए जो है ना उसको, फिर वो इंजेक्शंस लगाने शुरू कर देता है। तो जब वो इंजेक्शन लगाने शुरू कर देता है तो उसमें जो सिरिंजेस हैं वो कई दफ़ा जो है ना वो नहीं अलहदा सिरिंज लेता, बल्कि किसी साथी की सिरिंज लेकर इस्तेमाल करता है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हेपेटाइटिस बी हो जाए, हेपेटाइटिस सी हो जाए,
HIV एड्स हो जाए या उसमें काफ़ी मतलब दिल के प्रॉब्लम शुरू हो जाए या जिस्म के अंदर जरासीम चले जाए। दूसरी बात ये जितने भी ये लोग हैं जो नशा करते हैं इसमें आम तौर पर जो है ना वो भूख कम हो जाती है। तो ज़ाहिर है इंसान अगर खाएगा नहीं तो फिर वो कैसे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त रहेगी। हाँ, बिल्कुल। तो ट्यूबरकुलोसिस, TB जैसे अमराज, बाकी अमराज पे हमला कर देते हैं और वो हिट बॉटम हो जाता है। उसे हम कहते हैं हिट बॉटम, यानी ये बिल्कुल ही जो है ना वो मुश्किल है कि ये कुछ महीने निकाल सके। तो ये वह सिनारियो है। तो उसके बाद उसको डेफिनेटली उसको फिजिकली भी उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उसमें खून की कमी है तो कई दफ़ा उसको खून की बोतलें भी देनी पड़ जाती हैं। उसके लंग्स खराब हैं तो डेफिनेटली पहले उसको पल्मोनोलॉजिस्ट से जो माहिर अमराज सीना है उससे चेकअप कराना पड़ता है। या अगर उसने कोई जैसे शराब वाले हैं उनका ये होता है कि मुस्तकिल इस्तेमाल से उनके जिगर में प्रॉब्लम आ जाती है या उनके दिल हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अगर वो जिगर उसका ख़राब है तो वो उसके लिए अलहदा एक उसको दाखिल करना, उसको सारा ट्रीट करना वो अलहदा एक मसला है। और इसमें अगर वो कोई हेरोइन आइस वगैरह इस्तेमाल करता है तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि वो तो इतना एक प्रॉब्लमेटिक होता है कि समटाइम्स आपको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह, घर वालों को उनका सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो कोई बंदूक उठाकर या कोई छुरा उठाकर या कोई और चीज़ हथियार उठाकर वो घूमता फिर रहा होता है। कई दफ़ा लोगों को मारने के तरफे होता है और फिर उसमें उसको वहम शुरू हो जाते हैं, ख्यालात शुरू हो जाते हैं कि ये फला शख्स जो है ना वो शायद मेरी जायदाद हथियाना चाहता है या बीवी जो है ना मेरे खाने के अंदर कोई जहर मिला रही है। इस किस्म के वहम शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो वो फिर वो वाकई ये नहीं है कि वो उसको ख्यालात होते हैं बल्कि वो उन पर यकीन भी रखता है। तो उसको फिर वो अगर उसे कहें कि तुम ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो वो कहेगा कि ये तो क्योंकि मेरे दुश्मन है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर फिर हम क्राइसिस इंटरवेंशन करते हैं कि यानी घर वालों की इजाज़त से इन लोगों को जो अपने होशो हवास में ना हो और माशरे के लिए ख़तरा हो उनको पुलिस की मदद से या घर वालों की मदद से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो ये सारे जो है ना वो केसेस हैं जो वर्स्ट के सिनारियो में आते हैं कि जिसमें वो माशरे के लिए प्रॉब्लम है, अपने लिए उनकी सेहत इतने ज़्यादा सेहत ख़राब है। एक्चुअली होता ये है कि जब ये मंशियात इस्तेमाल करते हैं ना तो एक इंसान के अंदर एक चीज़ होती है कि हर वो काम करता है खुशी जिसमें हासिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर अपने प्यारों से आप गुफ्तगू करें तो आपको खुशी हासिल होती है। आप बैठते हैं किसी चाय के ऊपर उसको खुशी महसूस होती है या कोई आप अच्छा खाना खाएं आपको खुशी महसूस होती है। अब ये जो मंशियात है ये जो है ना जब इस्तेमाल करता है इंसान तो इससे खुशी एकदम बढ़ जाती है। यानी वो आम छोटी खुशियां जो खाने से पीने से लोगों से मिलने से महसूस होती हैं इसकी मिकदार एकदम से इतनी बढ़ जाती है कि वो बाकी खुशियों को भूल जाता है। यानी एक तरह से आपका दिमाग का नेटवर्क खराब हो जाता है। आपका दिमाग मंशियात हाईजैक कर लेता है। उसको कुछ नजर नहीं आता। ये बाकायदा ब्रेन की एक डिजीज है। हम लोग जो कह रहे होते हैं कि अजीब आदमी है, घर जल रहा है, इसको समझ नहीं आ रही, बच्चे सड़कों पे पड़े समझ, ये एक ब्रेन की डिजीज है। जब तक आप उसको दाखिल नहीं करते, जब तक आप उसको प्रॉपरली दवाइयां नहीं देते, उसको होशो हवास में लेके नहीं आते, फिर उसको हम जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें उनको मुख्तलिफ थेरेपीज है जिसमें ग्रुप थेरेपीज है जिसमें CBT एक बड़ी मशहूर है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें उसके नेगेटिव ख्यालात को पॉजिटिव ख्यालात से बदला जाता है और बेशुमार और भी थेरेपीज हैं। जब तक उसमें उसको जो है ना एंगेज नहीं किया जाता फिर कहीं जाकर कुछ टाइम के बाद जो है ना उसको जो है ना वो शुरू हो जाता है और उसके बाद भी फॉलो बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। यंगस्टर्स में ड्रग एडिक्शन कितना है और कितना फोकस करने की जरूरत है इस बात पे कि कैसे अर्ली एज में ही, अर्ली लेवल पर, इनिशियल लेवल पर ही इस पे कंट्रोल जरूरी है और किस तरीके से वो मुमकिन है। इस पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ थेरेपीज पे, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे और कितनी इफेक्टिव है, कौन सी थेरेपी, कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, इस पर भी हम बात करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, वेरी सेंसिटिव इशू जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुर्तजा अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेर व शायरी के हवाले से बात। आप अपनी बुक्स का प्लीज हमें बताइएगा। 10 बुक्स आप बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो किताबें हैं क्या और किस मौजू पर और उनके नाम भी प्लीज। मैंने मुख्तलिफ असनाफ में शायरी की है जिसमें हमदो नात, सलाम, मनाकिब, माशाल्लाह, गजल, नज्म, हाइको, माये। तो मेरी नात पे 2 किताबें हैं
मीम मोहम्मद और मदार फिक्र उनके नाम है। गजल पे 2 किताबें हैं, चुपके से उतर मुझ में और झील के झरोके में। क्या बात है। नज्म पे एक किताब है, आंखों में रहा। इस तरह एक नसरी किताब है बच्चों के लिए, हिकायात। और माये पे आंखों में रहा। ये कुछ किताबें हैं जो नाम मेरे ज़हन में। अच्छा, आपने गजल का जिक्र किया तो कुछ अभी आप पेश करेंगे गजल? एक नात के चंद शेर जी सुनाना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। मैं ज्यादातर नात और गजल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो नात की मेरी एक ताज़ा किताब पे काम जारी है और वो इंशाल्लाह 2022 में यहीं आ जाएगी। इंशाल्लाह। नात के चंद शेर बरकत के लिए। सना की पत्तियां जो फूल होना चाहती हैं, सना की पत्तियां जो फूल होना चाहती हैं, मुझे लगता है ये मकबूल होना चाहती हैं। वाह। और मदीने के मनाजिर को बयां करूं कैसे, मदीने के मनाजिर को बयां करूं कैसे, मेरी आंखें वहां की धूल होना चाहती हैं। मदीने के मनाजिर को बयां कैसे करूं मैं, मेरी आंखें वहां की धूल होना चाहती हैं। और निगाहें एक तहय्युर से जमी हैं संगे दर पर, निगाहें एक तहय्युर से जमी हैं संगे दर पर, मुझे मालूम है मबजूल होना चाहती हैं। क्या बात। सना की पत्तियां जो फूल होना चाहती हैं, मुझे लगता है ये मकबूल होना चाहती हैं। और मदीने के मनाजिर को बयां कैसे करूं मैं, मेरी आंखें वहां की धूल होना चाहती हैं। बहुत हो माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा। और मजीद हम बात करते हैं हमेशा जब भी शायर हजरात हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो हम नौजवानों पर जरूर बात करते हैं, बिकॉज यंगस्टर्स हमारे सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अब हम आजकल देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, चाहे वो लिखने की तरफ हो, प्रैक्टिकली वर्किंग हो, जो भी हो, नौजवानों का किरदार है, बहुत किरदार है। अब शेर शायरी की तरफ बढ़ता हुआ रुझान उनका अदब से खासा लगाओ आजकल, और लिख भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, चाहे वो कॉलम राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो प्रॉपर अपनी बुक्स हों, और वो पब्लिश हो रही है, मार्केट्स में आ रही है। और वो एज ग्रुप भी क्या होगा, 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल, बहुत अर्ली एज, बहुत यंग एज। उनके लिए आपका क्या कमेंट्स होंगे उनके इस वर्किंग पे, इतना फंक्शनल होने पे? वो भी बुक्स से रिलेटेड था तो सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त नौजवान हर फील्ड में जरा कम पीछे ही था। बिल्कुल। लेकिन अब है ना उसकी ज़हनी अपच ज्यादा है। बिल्कुल। तो बाकी शोबों की तरह वो शायरी में और इसमें अदब में भी आगे ही है। बड़ा अच्छा तख्लीक कर रहा है। थोड़ा सा एक है ना उसको गाइडलाइन की और गाइडेंस की जरूरत है। उसको चाहिए कि है ना दीगर शोबों की तरह शायरी का भी एक इल्म होता है जिसको अरूज कहते हैं। उसका आगाज तो पढ़ने और मुताले से ही होता है, मुताला किया जाता है, फिर ये कुदरती सलाहियत भी है, लेकिन इसको पॉलिश किया जाता है। ये भी एक फन है, दीगर फनून की तरह। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरा वो एक 5-7 साल की तालीम के बाद ये शोबा आता है, तो इसकी भी एक तरबियत और तालीम होती है। और कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि मालूम होना बहुत जरूरी है। कहते हैं उसको, रूज कहते हैं, वो वजन का होता है उसमें सारा, बिल्कुल बहुत बारीकी होती है, मैथमेटिकली की तरह। और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। मैं अब तो बहुत हद तक समझ गई हूँ। औजान है, बहूर है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जो बेसिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। और मजीद डॉक्टर अनीस खान से बात हो रही है जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और बात हो रही है ड्रग एडिक्शन पे, थेरेपीज पे हम बात करेंगे, क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस डिजीज के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी थेरेपी इफेक्टिव साबित हो सकती है, कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो मेरे सेगमेंट में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीस खान जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। बात हो रही है ड्रग एडिक्शन पे। एडिक्शन बेसिकली है क्या, और ड्रग एडिक्शन क्या है, कितनी सीवियर साबित हो सकती है, कौन से कॉमन केसेस हैं, और मुख्तलिफ केसेस के लिए कौन सी थेरेपीज इफेक्टिव साबित हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अशर साहब जो कि
शायर हैं और राइटर हैं, लिखाने के हवाले से बात होगी। बेसिक चीजें जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से वीक में कई दफा महफिल सजाते हैं, तो आज भी एक महफिल सजी हुई है और शेर पेश किए जा रहे हैं और वाह वाह की जो सदाएं हैं वो बुलंद हो रही हैं मेरी जानिब से। वापस अपनी डिस्कशन की जानिब आते हैं। ड्रग एडिक्शन पर हम बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियोज की हम बात कर रहे थे, और मेरा एक सवाल आपसे कि अभी तक के आपके इस ओवरऑल पूरे एक्सपीरियंस में, पूरी जर्नी में, कौन सी एज में आपने ये चीजें कॉमनली देखी हैं, कौन से एज ग्रुप में? देखिए, अब आजकल तो जो यंग जनरेशन है उसमें 20s में जो है ना जी, वो ज्यादा लोग अब आ रहे हैं, स्पेशली जो 20s में, हाँ 20s, 21, 22, 23, उसमें ये जो नई जो ड्रग है आइस, क्रिस्टल मेथ, तो मिथाइल एम्फेटामीन, ये जो दिमाग को तेज करती है, ये ज्यादा आ रहे हैं। और उसमें समटाइम्स जो है ना वो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कि पागलपन। अच्छा, वो जब मंशियात के इस्तेमाल की वजह से होती है तो समटाइम्स वो रोल बैक कर जाती है, ठीक भी हो जाती है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना मंशियात के इस्तेमाल में, वो उसका विरासती भी होता है कि उसमें विरासत में कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, तो जीन्स से बढ़ के तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि जीन्स जो है ना हमारा लिविंग कोड है, हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे करते हैं, वो डेफिनेटली जीन्स उसको मुतय्यन करती है। तो वो जेनेटिकली या विरासती या मरूसी तौर पे जो है ना उनमें कुछ बीमारियां छुपी हुई होती हैं। अब कुछ लोग जो है ना वो चर्च को नहीं मानते, कहते चर्च तो एक आम सी चीज़ है, तो उसे मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मंशियात इस्तेमाल होती है वो चर्च ही है। तो बाहर तो ये कहा जाता है कि बहुत कम ही लोग इससे बचे हुए हैं, वरना टीन एज में जो है ना वो जरूर इसको ट्राई जरूर करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी इसको ट्राई किया जाता है, बहुत कॉमन हो चुका है, ट्राई किया जाता है यंग जनरेशन में। लेकिन कुछ लोगों को तो ये छोड़ देती है कि वो इस्तेमाल करते रहते हैं, और बल्कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इसको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल ये है कि इससे बेहतर तौर पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये नेक्स्ट फंक्शन बेहतर हो सकती है, इससे ख्याल किया जाता है, उनका ख्याल ये है कि वो ठहर जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है ना समटाइम्स बंदा पुरसुकून होकर जो है ना वो बैठ सकता है और एक ही ख्याल में जो है ना वो गुम हो सकता है, वे भी वो शायद सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना वो बीमारी जो शायद उनको ना होती, या शायद उनको कोई 10-20 साल के बाद कोई दिमागी आर्जा लाक होता, ये उसको जो है ना फौरी तौर पे जो है ना वो जाहिर कर देती है। उसमें बाइपोलर इलनेसेस हैं, बहुत कॉमन है आजकल, तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा वो आ रहे हैं उसके केसेस। और दूसरी स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया जिसे कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है, और ये लॉन्ग टर्म डिजीजेज है कि इसमें इंसान जो है ना वो उसको कोई वहम हो जाता है, उसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, उसको वो अपने दूर हो जाता है दुनिया से, अकेला हो जाता है शिज़ोफ्रेनिया में, और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत ही लंबा चलता है। मतलब अगर पहली दफ़ा उसको हम डायग्नोज कर लें कि ये शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, तो उसमें कम से कम उसको 2 साल का ट्रीटमेंट, 1.5 साल का तो है उसमें। अच्छा, ये लोग, अफसोस की बात ये है कि जब इनको ये थोड़े से ठीक होते हैं तो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल है, हम बातें भी नॉर्मल करते हैं, तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, मेडिकेशन छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेडिकेशन नहीं लेते। अच्छा, उसमें अगर वो बीमार हो तब भी वो ये समझता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब वो ठीक हो जाता है तो कहता है मैं तो हुई ठीक, मैं तो बिल्कुल ठीक, तो मैं क्यों, किस लिए मैं ये दवाई लूँ, मैं बात ठीक करता हूँ, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरे हालात ठीक है, तो मैं खाम खाइए। और इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, उससे उसकी वजह से, या ये कि मैं तो ठीक हूँ, वो दवाई छोड़ देता है और फिर वो रिवर्स हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि उसको जो है ना ये किसी न किसी तरीके से उसको जो है ना दवाई दी जाए। उसके लिए टीके हैं कुछ ऐसे कि जो लंबे अरसे काम करते हैं, कुछ और दवाइयाँ हैं जो उसको बगैर उसके नॉलेज के उसको दी जा सकती हैं, क्योंकि जब भी वो छोड़ेगा वो वर्स केस में सामने आएगा। दूसरा, ये बाइपोलर इलनेस है, ये भी एक वेव्स की तरह आती है कि जैसे बाहर शुरू होती है, समटाइम्स जो है ना इनका सर्ज होता है कि यानी वो ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, लोगों को तोहफे तकसीम करते हैं, तो एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, तो गलत किस्म के जो है ना वो डील्स करते हैं, यानी अपने कोई एसेट्स बेच देते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो जिनको बेचते हैं वो ज़्यादातर उनके करीबी दोस्त होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं। और हमारे पास कई केसेस ऐसे आए हैं कि उन्होंने बीमारी की हालत में वो बेच दिया, अच्छा ड्रग्स भी इस्तेमाल की,
और उसके बाद जनाब जब वो उनसे कहा गया कि भाई ये तो बीमार शख्स है, दाखिल भी है, सारा कुछ है, वो कहते नहीं हमें तो ये उसने तोहफे में दे दिए तो हम तो वापस नहीं करते। हाँ, यानी आपने ये चीज भी एक्सपीरियंस की है। हाँ जी, वो उनको ना मिस यूज करते हैं। इन जैसे लोगों को जो है ना मिस यूज किया जाता है। बिल्कुल। दिमागी मरीजों का, मंशियात के मरीजों का। मंशियात में आपको पता है कि उसमें फिजिकल बहुत ज्यादा होती है, यानी एक चीज होती है कि जिसमें आपको जिसमें दर्द होती है, तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, वो रह नहीं सकता, उसको दिल चाहता है दीवारों में सर मारे, कोई अपने आप को कुछ करे, तो इसीलिए जो है ना वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जायदाद होने पाने भेज देता है। अच्छा, जब वो उसके लवायकी पता चला करोड़ों की जो है लाखों में भेज दी, जब लायकीन जाते हैं कि जी यार इसको वापस कर दो, कहेंगे नहीं जी हमारा तो अब तो हो चुका, हिसाब किताब, इनको मिस यूज बड़ा किया जाता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है WHO ने एक फिगर दी थी कि 67 लाख 67 लाख के करीब लोग हैं जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इसकी सिनारियो है कि 40,000 के करीब जो है ना वो हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। डेफिनेटली काफी सारे इसमें मरते भी भी जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ पीपल। अगर हम ड्रग बढ़ती एडिक्शन की बात करते हैं तो क्या हम उसमें सिर्फ मर्द हज़रात को शामिल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली इसमें क्या फीमेल्स भी शामिल हैं? जी, फीमेल्स की जो तादाद थी उन्होंने 22% उसमें कहा था कि तकरीबन 22% ख्वातीन भी जो है ना इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो आमतौर पर जो है ना वो स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करती हैं कि रात को नींद ना आई तो 2-4 गोलियां, किसी ने डॉक्टर ने लिख दिया कि ये गोली कुछ हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लें, आपको नींद का मसला है, वो फिर वो मुस्तकिली इस्तेमाल करती हैं। और उसमें भी इसमें खास प्रॉब्लम ये है कि जो मंशियात इस्तेमाल की जाती है वो ना वक्त के साथ साथ जो है ना उसकी मिकदार बढ़ती जाती है। तो वो एक गोली फिर 2 महीने के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 काफी बढ़ जाती है। तो इस किस्म की अद्वियात जो है ना जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसका गलत इस्तेमाल जो है ना वो ख्वातीन में। ठीक है, और जब आप अचानक से वो मेडिसिन छोड़ दें तो क्या इफेक्ट आएगा? ये जो ख्वाबा और गोलियां हैं इसको अचानक छोड़ा ही नहीं जा सकता। जब इसको छोड़ते हैं तो आपको जो है ना एक कैफियत आपके दिमाग में तारी हो जाती है जिसमें आपको ना चीजें गैर हकीकी नजर आती हैं, आपकी सोच को मुतासर करती है, आपके डिसीजन पावर को मुतासर करती है, और इवन आपको मिर्गी की तरह के दौरे भी कर सकते हैं। तो इसको बाकायदा ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ना चाहिए। और ज़ाहिर है जब छोड़ेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, डे टू डे फंक्शनिंग बहुत मुतासिर हो जाती है, तो फिर उसके लिए प्रॉपरली मेडिकेशन, प्रॉपरली किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रिकवरी पे, ट्रीटमेंट पे और मुख्तलिफ थेरेपीज जो इस्तेमाल की जाती है उन पे और कौन सी इफेक्टिव साबित होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ड्रग एडिक्शन होना और ड्रग्स का एडिक्टेड होना, अर्ली एज में एडिक्ट हो जाना, इसकी क्या वजूहत है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। बिकॉज आपके एक्सपीरियंस को भी हमने शामिल करना है, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को कि आपने क्या क्या चीजें देखी हैं। मुर्तजा आशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, राइटर हैं और कुछ यकीनन आपने ढूंढ लिया है कुछ पेश करने के लिए, तो हो जाए प्लीज। एक किताब से गजल की चंद शेर पेश करता हूं। और किताब का नाम भी बताइएगा। चुपके से उतर मुझ में। चुपके से उतर मुझ में। क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो, क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो, क्या खबर हम दस्तकें दें और सुनवाई ना हो। क्या पता अब मुंतजिर आंखों में बीनाई ना हो, क्या खबर हम दस्तकें दें और सुनवाई ना हो, क्या पता बाराने रहमत का गुजर महलों से हो। क्या बात। क्या पता बाराने रहमत का गुजर महलों से हो, क्या खबर कच्चे मकानों पर घटा छाई ना हो। बहुत खूब। क्या खबर कच्चे मकानों पर घटा छाई ना हो, और क्या पता जल जाएं सूरज की तमाज़त से बदन। क्या पता जल जाएं सूरज की तमाज़त से बदन, क्या खबर अंजाम इस जज्बे का रुसवाई ना हो। क्या बात। क्या खबर अंजाम इस जज्बे का रुसवाई ना हो, और क्या पता अपनों में कोई रंग मेरा ना मिले। क्या पता अपनों में कोई रंग मेरा ना मिले, क्या खबर वो अजनबी होकर मेरा आईना हो। क्या खबर वो अजनबी होकर मेरा आईना हो, और क्या पता तेरी तलब सर फोड़ना हो संग से। क्या पता तेरी तलब सर फोड़ना हो संग से, क्या खबर ये बात हमने दिल को समझाई ना हो। क्या बात। क्या खबर ये बात हमने दिल को समझाई ना हो, और क्या पता चेहरे सुलगते हों अभी तक धूप में। क्या पता चेहरे सुलगते हों अभी तक धूप में,
क्या खबर शबनम शगुफों पर उतर आई ना हो, क्या पता शबनम शगुफों पर उतर आई ना हो, और क्या पता लौटें तो सोचा हो बहुत कुछ कहने का, क्या पता लौटें तो सोचा हो बहुत कुछ कहने का, क्या खबर वो सामने आए तो गोया ही ना हो, क्या बात है, क्या खबर वो सामने आए तो गोया ही ना हो, और क्या पता बिछ जाएं अशर रास्ता रास्ता दायरे, क्या पता बिछ जाएं अशर रास्ता रास्ता दायरे, और क्या खबर हासिल सफर का आबला पाई ना हो। क्या बात है। इस किताब का जो आपने नाम रखा चुपके से उतर मुझ में, ठीक है, तो ये आपने नाम कैसे तजवीज़ किया? बस आ जाती है कोई चीज ज़हन में उस ख्याल को लेकर, मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है? नहीं कोई कहानी नहीं है। ठीक है, और बाकी आपकी बाकी सारी किताबें उनके नाम, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होता ये प्रोसेस, आपने नाम क्या रखना है? सोचना पड़ता है जब किताब आ रही हो, 2-4 नाम जहन में होते हैं, कोई सीनियर भी मशवरा दे देता है। अब ये काफी पुरानी बातें होंगी, मेरी पहली किताब आई थी 93 में, मीम मोहम्मद, तो वो नात के हवाले से थी, तो मोहम्मद मीम मोहम्मद, हाँ, ठीक के हवाले से। ठीक है, ओके, हम और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। शेर कहते हुए, शेर लिखते हुए, शेर लिखते हुए किन बातों का ख्याल करना जरूरी है, और शेर कहते हुए क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो है कि तखय्युल का होना जरूरी है, कि कोई ख्याल हो जिसको आपने शेर में बांधना और पिरोना होता है, और दूसरी अहम चीज ये है कि आपको उसकी फन का पता हो। ये दोनों चीजें मिलके एक अच्छा शेर फिर तख्लीक होता है। ठीक है, और जब आप शेर कहते हैं वो अदायगी, उसमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तलफ्फुज की ज्यादा, शेर को पढ़ते हुए तलफ्फुज अगर सही होगा तो वजन की अदायगी पूरी होगी। ये सारा तलफ्फुज की हिज्जो और तलफ्फुज, ठीक है, यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक हो गया। डॉक्टर अनीस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रग एडिक्शन पर हम बात कर रहे हैं, कमिंग टू द बेसिक चीज जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट। तो इनिशिएट कहाँ से किया जाता है? अगर हम रिहैब्स की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात करते हैं, तो उसको इनिशिएट कहाँ से किया जाए? इनिशिएट तो सबसे पहले उस जो शख्स है नशा कर रहा है उसको लाना मेन प्रॉब्लम है, कि उसको समझाया जाए, क्योंकि आम तौर पर ना लोगों का ख्याल ये है कि इन लोगों में ना विल पावर खत्म हो जाती है। वो कहेंगे जब विल पावर खत्म हो जाती है तो जब तक विल पावर नहीं आएगी तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, फायदा कोई नहीं। एक्चुअली उनको ये समझाना पड़ता है कि इसमें विल पावर का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो एक बीमारी है जिसने दिमाग को हाईजैक कर लिया है, और उसमें मतलब उसमें विल पावर कैसे आएगी? वो तो सिवाय इसके कि नशे की तलाश में फिर रहा है, या नशा कर रहा है, या नशे के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसे बाकी सारी चीजें तो पीछे छोड़ दी हैं, तो उसमें विल पावर वगैरह की कोई चीज नहीं है। तो उसको अगर तो ले आया जाए तो ज्यादा बेहतर है, समझा के। नहीं लाता तो उसके घर वाले जो उसके लवाहिकीन है वो उसको आके जो है ना दाखिल कराए। फिर कुछ टाइम पीरियड है, उसको हम कहते हैं दाखिल कराने के बाद कोई 10 दिन का 15 दिन का, उसको ज़ाहिर है जो उसको सीवियर किस्म की प्रॉब्लम होती है हार्ड ड्रग से। हार्ड ड्रग्स वो होती हैं कि जो आपको फिजिकली मुतासर करती हैं, यानी जिस्मानी तौर पर आपको दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, पेट खराब होता है, इस किस्म की चीज़ें, नींद नहीं आती है, तो वो उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, कि उसमें जो मंशियात का जहर उतरा हुआ है ना उसको, हाँ जी, उसको निकाला जाए, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि आराम से बैठ के आपकी बात सुन सके। वो नहीं तो वो इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज होता है कि अगर आप पहले दिन से उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के हवाले करें कि यार इसको बैठ के कुछ समझाएं, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो इलाज ही नहीं कराना चाहता। तो वो 10-15 दिन डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर हम उसको जो है ना वो उससे बात करते हैं, उसको जो है ना वो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो उसको हम उस पे हम ज्यादा देते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस पर हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, इसका क्या प्रोसीजर है और ये थेरेपी बेसिकली है क्या, इस पर फोकस करना चाहूंगी मैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रूही एट 10 में। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीस खान, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन पे। और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा अशर साहब, जिनसे शेर व शायरी सुनी जा रही है और इनकी किताबें जो कि शाये हो चुकी हैं, 10 किताबें, उनके हवाले से बात की जा रही है। जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और जो कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो है थेरेपी, जो कि थेरेपी आप डिस्कस कर रहे थे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? ये है क्या? देखिए, इंसान जो है ना जी, काफी सारे बिहेवियर ना लर्न कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना उसको अगर आप कुछ जगह दें बचपन में, उसको ज्यादा लाड प्यार करें और उसकी हर बात माने, तो वो ना समटाइम अपनी बात मनवाने के लिए ना गुस्सा शो करता है। अब वो कहते हैं बच्चा है, छोटा है, कोई नहीं जी, गुस्सा शो करता है, आप उसकी बात मान जाते हैं। अब वो जैसे बड़ा होता है तो उसका हर बात में वो गुस्सा लाजमी शो करता है, और जैसे ही वो गुस्सा शो करता है उसकी बात निकल आती है। अब ये एक लर्न बिहेवियर है। इसी तरह जो मनशियात के आदी अफराद होते हैं, उन्हें पता है कि अगर वो गुस्सा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो उनको फौरी तौर पे जो है ना वो रकम फराहम कर दी जाएगी। तो ये एक लर्न बिहेवियर है, और इससे जो है ना वो फिर वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो उनको सबसे पहले जो है ना उनको ये समझाया जाता है कॉग्निशन में, मतलब सोच समझ, आपने किस तरीके से जो है ना आप ये काम करती हैं चीज़ें, कि आप उसको समझाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको अल्टीमेटली जो है ना ये नुकसानदेही हैं, यानी ये आप इस किस्म का बिहेवियर शो करेंगे, इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो इस तरीके से उसका जो है ना उसकी सोच को पॉजिटिव किया जाता है, और उसके बाद उसका जो है ना बिहेवियर कि आपने इस तरीके से बिहेव नहीं करना, नॉर्मल बिहेव करना है। तो काफ़ी लेंथी है हर शख्स के लिए, जो है ना हर डिजीज़ के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए मुख्तलिफ वेज हैं, ये साइकोलॉजिस्ट बेहतर समझती है। तो ये वे है। दूसरा जो है ना वो फैमिली को बुला के समझाया जाता है, क्योंकि फैमिली जो है ना जी वो उनको जो है ना आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो हम ये इसका इलाज करा के आएंगे, इसकी शादी कर देंगे और ये हो जाएगा, और शादी के बाद लड़की खुद ही संभाल लेगी। और वो मेरा ख्याल है सबसे वर्स्ट है, क्योंकि एक शख्स जो बीमार शख्स है, अब वो एक औरत कैसे उसको ठीक कर लेगी, संभाल लेगी। यहाँ इलाज कराया, शादी कर दी, शादी के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक वो कुछ प्रॉपरली रिहैब नहीं होता, मतलब वहाँ से निकल के रिहेबिलिटेशन सेंटर से या इलाज के बाद कोई काम नहीं करता, कुछ अपना बिहेवियर तब्दील नहीं करता, कुछ उसके रवैयों में तब्दीली नहीं आती, फिर कहीं जाके आप उसको सोचें कि उसने एक शादी करना तो एक डिफिकल्ट काम है, पूरा फैमिली को रेस करना, बच्चों को पालना, ये वो, तो फिर उसको करना चाहिए। दूसरा, फैमिली को समझाया जाता है कि इसके किसी जायज़ काम के लिए तो आप इसकी सपोर्ट करें, नाजायज़ काम के लिए ना करें। तो वो फैमिली थेरेपी और उसके बेगम वगैरह को बुला के जो है ना फैमिली को सपोर्ट समझाया जाता है, फैमिली काउंसलिंग की जाती है। हाँ जी। तो इससे सबसे ज्यादा जो इसमें इफेक्टिव है जो हम लोग करते हैं वो है ग्रुप थेरेपी। ओके। ग्रुप थेरेपी में ये होता है कि कुछ लोग जो है ना जब उनको हम लेते हैं तो उसमें से एक ही जैसे पढ़े लिखे लोगों को बुला के बिठा लिया जाता है कि मतलब सब ने MA BA समझदार किस्म के लोग हैं, तो उनको जो है ना उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में खुद उनसे डिस्कस किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, आप क्या करेंगे। अगर एक शख्स गुस्सा करता है तो आप क्या करेंगे। तो वो जो समझदार लोग होते हैं फिर वो दूसरे बंदे जो रहते हैं वो उनके साथ उनको समझाते हैं या उनसे कन्फ्रंट करते हैं। कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करोगे तो और काम खराब होगा, अगर तुम अपनी जायदाद बेच दोगे तो बाद में कहाँ से खाओगे, कोई कानून का खजाना तो है नहीं। इस किस्म के यानी आपस में जब कॉन्फ्रेंटेट करते हैं, सिर्फ जो थेरेपिस्ट का काम है वो ये है कि वो कहीं मिसडायरेक्ट होकर कोई और डिस्कशन पे ना चले जाएं। उनको जो है ना बिल्कुल एक खास उसमें कि आज हमने सिर्फ ये बात करनी है कि यहाँ से जाने के बाद आपने किस तरीके से सोबर रहना है ज़िंदगी में, बाहर जाके काम प्रॉपर आदमी नॉर्मल लाइफ किस तरह गुजारनी है, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। और ये इलाज के बाद भी जो है ना मतलब जाने के बाद भी उनको बुला के किसी जगह पर जो है ना महीने में एक दफ़ा बुला के बिठाया जाता है, समझाया जाता है कि इतने सारे लोग थे इस ग्रुप में, 5, 6, 7 लोग 8 लोग, उसमें से इतने बंदे ठीक हैं, जो खराब है उनको जो है ना फिर दोबारा से बुला के वो लोग जो है ना गाइड करते हैं। ठीक है। थेरेपी के मुख्तलिफ तरीकों में से, मुख्तलिफ वेज में से हम डिस्कस कर रहे थे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ग्रुप किस तरीके से ये इफेक्टिव साबित हो सकती हैं ड्रग एडिक्शन को खत्म करने में। मुर्तजा अशर साहब की जानिब मूव करते हैं। 10 प्रोग्राम का कुछ इख्तिताम ही चल रहा है, कुछ अगर आप
पढ़ना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैं एक नात की जी चंद जरूर। नात बड़ी मुश्किल होती है, सिर्फ में शायरी की बहुत मुश्किल चीज है। हम दो नात, लोग इसको शायर भी आम ज्यादा तवज्जो से नहीं लेते। गजल का शायर जब नात कहता है तो वो जरूरतन नात कह लेता है, लेकिन नात के लिए बहुत मुश्किल है ये। इसको पुल सिरात भी कहा है लोगों ने, क्योंकि अलूहियत और रिसालत में फर्क रखना होता है। नात के बहुत से लवाजमात होते हैं। नात कहने से पहले बंदे को सीरत का मुतालिया करना पड़ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तकसीर ना हो जाए, बहुत बच के। तो ये बड़ा बहुत कम लोग कहते हैं। और इस सदी को अब थोड़ा सा ये है कि ये रवां सदी को नात की सदी कहा जा रहा है, बहुत तेजी से फरोग पा रही है। बहुत अच्छी बात और मैं समझता हूँ कि ये हमारी निजात का जरिया है। बिल्कुल, बेशक। एक नात के चंद शेर जरूर। आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद अजान में, आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद अजान में, मिलाद होने लगता है दिल के मकान में। क्या बात मिलाद होने लगता है दिल के मकान में। सूरत की उनके सीरत व किरदार की कहीं, सूरत की उनके सीरत व किरदार की कहीं, मिलती नहीं मिसाल किसी भी जहान में, मिलती नहीं मिसाल किसी भी जहान में। और हजरत हलीमा आपकी गोदी के लाल सा, हजरत हलीमा आपकी गोदी के लाल सा, धरती पे था ना कोई कहीं आसमान में, धरती पे था ना कोई कहीं आसमान में। और इश्क़े रसूल हाशमी की है ये भी अता, इश्क़े रसूल हाशमी की है ये भी अता, नातें सुनूं तो शहद टपकता है कान में, नातें सुनूं तो शहद टपकता है कान में। ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, लिखता रहूं कसीदे मैं आका की शान में। अल्लाह ताला ने मुझे इसका मौका भी दिया, मैंने वहाँ बैठ के नाते कहीं और नाते पढ़ी भी। ख्वाहिश है मस्जिद नबी में बैठकर कभी, लिखता रहूं कसीदे में आका की शान में। और एक आशिक रसूल का बस ये इलाज है डॉक्टर साहब, एक आशिक रसूल का बस ये इलाज है, हो जिक्र उनका जान फिर आती है जान में, हो जिक्र उनका जान फिर आती है जान में। अशर दरूद और सना के तुफैल ही, अशर दरूद और सना के तुफैल ही, तासीर आ गई है हमारी जुबान में। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीस खान मुर्तजा अशर साहब, हमेशा खुश रहें और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे और उम्मीद करती हूँ कि आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा। जी हमारा भी वक्त बहुत अच्छा गुजरा। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें जानी होंगी, समझी होंगी और अब अपना मंडे गुजारने के लिए आपके अंदर एनर्जी भी आ गई होगी। बिकॉज मंडे, दोबारा रिपीट करूंगी, बहुत अनोइंग होता है, आंख नहीं खुलती लेकिन आंख खोलनी पड़ती है, क्योंकि जो डेली के मामला है वो हमने तय करने होते हैं और उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ इजाजत दे महाजी बिन आबिद को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।